docile and helping person कि I always look forward कि हम मैम से जो है ऐसे जरूर ऐसे हमारे जो बच्चे हैं फ्यूचर में जिनको टीचर बनना है कि ऐसे टीचर से हम जरूर मिलवाएं कि खुद ही वो हमको इरेस्पेक्टिव ऑफ हर बिजी शेड्यूल्स और इतनी वर्कशॉप के साथ उन्होंने हमें खुद ही कॉल करके कहा कि बेटा अब हम खाली हैं, अब तुम मेरी क्लास अरेंज कर सकती हो। तो बच्चों बस फिर हम बहुत ज्यादा अब मैम के बारे में क्या बताएं। स्ट्रेट आई एम रिक्वेस्टिंग मैम टू टेक ओवर द जो है दिस क्लास, जिससे कि बच्चों को वो टेक्सटाइल्स के बारे में अपनी जो है जानकारी दे सके। वी वेलकम यू मैम। थैंक यू अर्चना। मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप सभी को? यस मैम। सुनाई दे रही मैम। थैंक यू अर्चना फॉर सच बिग एलाबोरेट इंट्रोडक्शन। नहीं मैम, इतना सारा था हमने तो काट दिया क्योंकि हम बहुत सारा बोल सकते थे आपके लिए। सिंपल टीचर, बच्चों में कोई बहुत बड़ी नहीं, लेकिन हाँ एक सिंपल टीचर हूँ और बच्चों को पढ़ाना सही में मुझे बहुत अच्छा लगता है और नए नए बच्चों से इंटरेक्ट होके कुछ चीजें मुझे लगता है मैं तुम लोगों से भी सीखती हूँ, कुछ तुम मुझसे सीखते हो। तो आज हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं और इस समय इसमें आप मैं ये चाहूंगी कि जो भी स्टूडेंट जुड़े हैं, मुझे लग रहा 8-9 बच्चे ही होंगे, तो एटलीस्ट आप मुझे अपना ये बताओ कि पीजी आपने कहाँ से किया है। ये सारे बच्चे अपना अपना नाम लेके मुझे बता दो एक बार, और किस ब्रांच में किया है। 1 मिनट अपना माइक और अपना वीडियो भी खोलते चलो मैम, जिससे देखती भी चले आप लोग। हाँ, ये जानना चाहूंगी मैं कि आपने पीजी कहाँ से किया है और किस ब्रांच से किया है, तो उसी डेप्थ से फिर हम लोग क्लास शुरू करेंगे। हमने आपको बताया था ये एमए जनरल होम साइंस के हैं, तो इनके स्पेशलाइजेशंस नहीं हैं। अच्छा ठीक है, कंपोजिट होम साइंस के बच्चे हाँ हैं हाँ सारे ना? कंपोजिट है इनका। हाँ ठीक है अर्चना। कितने बच्चे जुड़े हैं इस समय? हेलो प्रतिमा। बोलो बेटा कोई। हेलो प्रतिमा वर्मा। मैम गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम मेरा नाम सुश्री माहेश्वरी है। आई एम हाँ फ्रॉम लखीमपुर खीरी, नेपाल बॉर्डर। हाँ एंड मेरा पीजी लखीमपुर खीरी से ही हुआ है, सीएसडीएम में एप्लीकेशन से। ठीक है ओके। नेक्स्ट कोई बच्चा और बताएगा? मैम मेरा नाम कंचन वर्मा है, मैं सुल्तानपुर की रहने वाली हूँ। अच्छा। मैंने अपना पीजी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद से संबद्ध कॉलेज झुनझुनवाला डिग्री कॉलेज से किया है। हाँ ठीक है कंचन। नेक्स्ट बताओ बच्चों। मैम मैं प्रतिमा। हाँ प्रतिमा बताओ। मैम मैं जो है अम्बेडकर नगर की रहने वाली हूँ और फैजाबाद अवध यूनिवर्सिटी से की हूँ, राम मनोहर लोहिया से। ठीक है ओके प्रतिमा। और कोई बच्चा बेटा है? एक बार वीडियो भी खोलते चलो, शक्ल भी दिख जाए, फिर बंद कर लेना। हाँ बताओ बेटा कंचन। हाँ कंचन अनम्यूट करो अपने आप को। हाँ कंचन। यस मैम, मैंने बताया मैम कि मैं सुल्तानपुर की रहने वाली हूँ। ठीक कंचन प्रतिमा। हाँ जी दो लोग और किसने, और कोई है? यस मैम। हाँ बोलो। मैम मेरा नाम शशि है, मैं इलाहाबाद से हूँ और मैंने यही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पीजी किया है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से? यस मैम। टेक्सटाइल में किया है? मैम कोई वो स्पेशल नहीं था। ठीक ओके। और कोई बच्चा है? गुड आफ्टरनून मैम। मेरा नाम समरीन है, मैं लखनऊ से हूँ और मैंने सीएसडीएम यूनिवर्सिटी से ही एमए किया हुआ है होम साइंस में। अच्छा ओके समरीन ठीक है। और कोई बच्चा है? जी मैम, मैं विद्या वर्मा। मैंने मैडम बीए एएनडी कॉलेज कानपुर से किया हुआ है। अर्चना मैम मेरी टीचर रही हैं जो बहुत अच्छे से हम लोग को पढ़ाती रही हैं। उसके बाद मैंने ज्वाला देवी से एमए किया है। इस समय मैडम मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर महंत अवेद्यनाथ राजकीय महिला महाविद्यालय जंगल कौड़िया में पोस्टेड हूँ, गोरखपुर में। हाँ ठीक है विद्या, मुझे लग रहा है मैंने तुम्हें देखा है। जी। तुम कब से ज्वाइन की हो वहाँ? मैडम यहाँ तो मैं अभी आई हूँ, अब इसके पहले मैं कन्नौज में पोस्टेड थी। यहाँ जुलाई में आई हूँ मैम। अच्छा ठीक है विद्या ओके। नेक्स्ट कोई है और? तो ठीक है बच्चों। पूनम नहीं ज्वाइन कर रहे हैं आज, पूनम सोनकर।
तो हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। बस मुझे थोड़ा इंट्रोडक्शन चाहिए था आप लोगों का। तो होम टेक्सटाइल टॉपिक आप लोगों का बचा था पढ़ाने के लिए, तो मैंने कहा चलो इसी पे बच्चों से थोड़ा शेयर कर लेते हैं अपने व्यूज़। और कहीं कोई चीज़ दिक्कत होगी तो फिर आप मुझसे लास्ट में आप पॉइंट नोट कर लेना, फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। 10 मिनट हम छोड़ रखेंगे अगर तुम्हें कहीं कुछ पूछना हो। तो एक्चुअली मैं इसलिए जानना चाह रही थी ना कि फिर उसी हिसाब से मैंने कुछ टेस्टिंग के भी, होम टेक्सटाइल में टेस्टिंग संबंधी चीज़ों को भी थोड़ा मुझे लग रहा था कि क्योंकि मैं कई जगह जाती हूँ इंटरव्यू लेने या किसी एग्जाम के लिए, तो मुझे लगता है टेस्टिंग बच्चों को बिल्कुल पता नहीं होती है। इवन होम साइंस में एमए किए होते हैं, तो मैंने उस पोर्शन को भी थोड़ा डील करने के लिए रखा है आज आप लोगों से, इसलिए मैं बेस जानना चाह रही थी। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना, हिंदी में कंफर्टेबल है सबको, हिंदी में ही बोलूँ मैं? यस मैम। ठीक है। जी मैम। तो सबसे पहले होम टेक्सटाइल क्या है? होम टेक्सटाइल, हाउस होल्ड टेक्सटाइल, हाउस होल्ड लिनन, ये सारे टर्म्स यूज किए जाते हैं। तो एक्चुअली होम टेक्सटाइल और हाउस होल्ड टेक्सटाइल एक ही चीज है, और हाउस होल्ड लिनन एक ग्रुप ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल है जो घर में गृह उपयोगी वस्त्रों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हाउस होल्ड टेक्सटाइल या होम टेक्सटाइल ये फैब्रिक या टेक्सटाइल कंपोनेंट होते हैं और जो हमारे घर के एनवायरनमेंट को चेंज करते हैं, और इनमें फंक्शनलिटी मतलब इनकी उपयोगिता, और एस्थेटिक मतलब सौंदर्य, ये दोनों ही गुणों का होना अत्यंत आवश्यक है। इसके अंतर्गत इंटीरियर डेकोरेशन से संबंधित टेक्सटाइल, कारपेट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द सन, कुशन मटेरियल, फायर प्रूफिंग, फ्लोर कवरिंग, वॉल कवरिंग, और कुछ ऐसी घर में ऐसी जो डेकोरेटेड चीजें होती हैं उनको रिइंफोर्स मतलब उनको उभारने के लिए भी टेक्सटाइल का प्रयोग किया जाता है। तो बेसिकली होम टेक्सटाइल में जितने भी गृह उपयोगी, गृह की साज सज्जा से संबंधित वस्त्र आते हैं, सभी को हम होम टेक्सटाइल में समावेशित कर सकते हैं। अब आगे हम जैसे जैसे बढ़ेंगे तो इसका ग्रुप्स, इनके हम ग्रुप्स में भी डिवीजन बताएंगे आपको। अब होम टेक्सटाइल का क्या प्रयोग है घर में? होम टेक्सटाइल जितने हमारे घर की जो फर्निशिंग है, फर्नीचर है, और जो इंटीरियर डेकोरेशन की चीजें हैं, और वॉल के जो कलर्स हैं, इनको फेड होने से, सूर्य की रोशनी से धूमिल होने से बचाती हैं। जैसे हमने कर्टन्स डाल दिए तो इसके बाद सूर्य की रोशनी, शाम के समय तेज धूप, सुबह के समय आने वाली तेज अल्ट्रावायलेट रेज, इन सब से हमारे घर को प्रोटेक्ट करती हैं। इसके अलावा प्राइवेसी मेंटेन करना, घर में हम कर्टन्स लगा लेते हैं तो हमें कोजीनेस लगता है, तो प्राइवेसी मेंटेन करती हैं। हीट लॉस और हीट से बचाती हैं। सर्दियों में पर्दे अगर हम डाल लेते हैं तो हमें आराम मिलता है, हमारी हीट लॉस बचती है। और अगर गर्मियों में हम कर्टन्स मोटे डाल देते हैं तो एयर कंडीशन हमारे अच्छे काम करते हैं, ठंडक होती है घर में, बिजली की बचत होती है। तो ये सारे इसके फंक्शनल यूजेस हैं। इसके अलावा घर की लाइवलीनेस को इंक्रीज करती हैं। अगर हमें कोई स्टाइल, अभी आगे बताती हूँ मैं, लाइवलीनेस मतलब एक जीवंत माहौल बना के रखती हैं घर में। नॉइस को रिड्यूस करती है क्योंकि कर्टेन्स या अपहोल्स्ट्रीज नॉइस को एब्जॉर्ब करती हैं। और जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या म्यूजिक से संबंधित चीजें हैं, इनकी वॉइस को या म्यूजिक को ये सुहावना बनाती हैं क्योंकि ये साउंड को एब्जॉर्ब करती हैं। तो ये इनके मेन फंक्शन हैं। इसके अलावा फैब्रिक कंट्रोल्स मूड, ये एस्थेटिक इसकी प्रॉपर्टी है। अब इसका क्या मतलब है? मूड का मतलब कि अगर जैसे आपने घर में बांस की चटाइयों को बिछा दिया तो आपको कॉटेज का फील आने लगेगा। आपने अगर कारपेट जो रोएदार, अच्छे लंबे रेशेदार कारपेट है तो वो रूम आपको रॉयल टाइप का लुक रिच लगने लगेगा। आपने वेलवेट के फर्निशिंग्स को यूज किया तो लगेगा कोई उत्सव का माहौल या रॉयल रिचनेस आपको फील होने लगेगी। तो हम कैसे फैब्रिक को होम फर्निशिंग में प्रयोग करते हैं ताकि वो हमारे मूड को कंट्रोल करें। सेट स्टाइल, स्टाइल का क्या मतलब है कि जैसे विक्टोरियन स्टाइल का फर्नीचर हमने यूज किया तो उसके लिए हम किस तरह की ड्रेपरीज, कौन से कवर्स, सोफे के कवर को यूज करेंगे। तो अलग अलग स्टाइल, अगर क्लासिकल स्टाइल, क्लासिकल मतलब कि जो फैशन बहुत लंबे समय तक स्थायी रहता है,
जैसे कि आराम कुर्सियां पुराने समय से चली आ रही, अब भी घरों में होती हैं, तो स्टाइल के अकॉर्डिंग हम फर्निशिंग को यूज करते हैं तो उसकी ब्यूटी बढ़ जाती है। ये आपके टेस्ट को दिखाता है। किसी घर में हम एंटर करते हैं तो देखते हैं कि एम्ब्रॉयडर बहुत बड़ा वॉल पीस लग रहा है, एम्ब्रॉयडरी से संबंधित बहुत सारी हमें चीजें दिख रही हैं घर में, जैसे कर्टन्स पे बॉर्डर भी एम्ब्रॉयडरी का, तो उस घर में रहने वाले के हमें टेस्ट का अंदाज होता है। और एक ट्रेडिशनल लुक अगर घर में हमें देना है, हम ट्रेडिशनल दिमाग के हैं, तो उस तरह से हम ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स को यूज करके घर को डेकोरेट कर सकते हैं। रिड्यूस नॉइस, अभी मैंने बताया कि कैसे आवाज या नॉइस को कम करता है, टेक्सटाइल एब्जॉर्ब कर लेता है एक्स्ट्रा वेव्स को। टेक्सचर प्रोवाइड करता है। टेक्सचर, टेक्सटाइल तो सबसे इम्पोर्टेंट माध्यम है टेक्सचर प्रोवाइड करने का, कि खुरदरा, चिकना, वेलवेटी, जो भी हमें टेक्सचर चाहिए हम टेक्सटाइल के माध्यम से घर को डेकोरेट करने में यूज कर सकते हैं। और रंग तो बहुत ही सारे लाइवलीनेस को इंक्रीज करते हैं अगर हम हाउस होल्ड टेक्सटाइल में डिफरेंट कलर संयोजन का प्रयोग करके घर को डेकोरेट करते हैं। अगर एक ड्राइंग रूम ही तुम्हें डेकोरेट करना है तो कारपेट, कुशन, सोफा, वॉल हैंगिंग, सबकी मैचिंग करते हुए हम रूम की लाइवलीनेस को बदल सकते हैं। हर एक अलग अलग रूम में कलर स्कीम का अलग अलग प्रयोग करके हम अपने घर को बहुत आकर्षक बना सकते हैं। अब स्केल, स्केल का यहाँ क्या मतलब है? स्केल से मतलब मापना नहीं है, स्केल से मतलब है कि इस तरह की फर्निशिंग का हम प्रयोग करें ताकि एक छोटा कमरा भी बड़ा दिखाई देने लगे। अब स्केल मतलब हम कलर के माध्यम से क्रिएट कर सकते हैं, अनुपात के माध्यम से क्रिएट कर सकते हैं, और रंगों के या डिजाइन के संतुलन के माध्यम से। तो ये इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं हाउस होल्ड टेक्सटाइल के। होम फर्निशिंग के क्या क्या रोल हैं, तो ये इतनी सारी चीजें मैंने डिस्क्राइब की हैं। तुम्हें समझ आ रहा है ना? बहुत जल्दी तो नहीं बोल रही हूँ, क्लियर हो रहा है? यस मैम। हाँ। यस मैम। अब होम टेक्सटाइल देखो, अब जैसे कि टेक्सटाइल की तो बहुत सारी चीजें, फाइबर की सारी ही चीजें बनी, दुनिया ही आजकल फाइबर पे चल रही है। हमारी कार भी फाइबर की बनी होती है, हमारी वॉशिंग मशीन भी फाइबर की है, कारपेट भी फाइबर के हैं, और हमारे पहनने वाले कपड़े भी फाइबर के हैं। लेकिन हर मटेरियल की कुछ ना कुछ विशेष प्रॉपर्टी आवश्यक होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कारपेट का प्रयोग करना है, उसमें कुछ विशेष गुण अलग होने चाहिए, पर्दे के लिए अलग गुण होने चाहिए। कारपेट में हैंगिंग प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं होगी, ड्रेप की जरूरत नहीं होगी, उसके लिए जरूरत क्या होगी, फ्लोर कवर कर ले और उसमें कंप्रेशन अच्छा हो, कि ये नहीं हमने सोफा रखा उस पर और सोफे को हटाया तो 2 गड्ढे बन गए उस पर, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन पर्दे के लिए अगर हम कपड़ा यूज करते हैं तो उसमें लाइट फास्टनेस अच्छी होनी चाहिए। कुशन हम स्टिच करते हैं तो कपड़ा ऐसा होना चाहिए कि उसमें स्लिम स्लीपेज ना हो। तो ये मैंने कुछ प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब की हैं जो कि होम टेक्सटाइल के लिए जरूरी हैं। क्या क्या है वो? गुड लाइट फास्टनेस, रंगों का पक्का होना, सिलाई करते समय गुड सीम स्लीपेज, अगर सैटिन का फैब्रिक है और वो फैब्रिक में लूप्स ज्यादा है, मतलब कि धागों की इंटरलेसिंग कम है, तो सिलाई करते समय किनारे से धागे खींचते चले जाएंगे और कपड़ा जल्दी फटेगा। जबकि टेक्सटाइल होम फर्निशिंग के लिए हैवी मटेरियल होते हैं तो उनमें सिम स्लीपेज, मतलब कि ऐसी बुनवट ना हो कि सिलाई करने में कपड़ों के धागे खिसक जाए, उसको कहते हैं रेजिस्टेंट टू सिम स्लीपेज। फिर गुड रेजिस्टेंस टू पीलिंग, पीलिंग का मतलब होता है जो रोए उग जाते हैं, कपड़े की ऊपरी सतह पे गोलियां बन जाती हैं, उसको पीलिंग कहते हैं। गुड रेजिस्टेंस टू स्नैगिंग, मतलब कि खींचे ना कपड़े। स्टेन रिपेलेंसी, दाग और धब्बे बहुत अधिक ना शोषित करें, क्योंकि होम फर्निशिंग के कपड़े रोज नहीं धुलते हैं। फास्टनेस तो स्पंजिंग, तो कभी कभी ये मोटे कपड़े अगर सोफे पे हमने कवर लगाए तो उसको हम धो नहीं सकते हैं, तो हम उसको स्पंजिंग कर पाए। ये फास्टनेस उस तरह के कपड़ों पे होनी चाहिए जो हम ड्रेपरी के लिए यूज करते हैं। फ्लेम रिटार्डेंसी, अगर हम सोफे के अंदर जो भी फाइबर भर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि सिगरेट कोई बैठ के पी रहा, जरा सगेर गया तो सोफा भड़बड़ जलने लगे हमारा। तो इस तरह की चीजों के लिए फ्लेम रिटार्डेंसी होना जरूरी है। अपीयरेंस रिटेंशन, कि ये ना हो कि उसका प्रयोग करने में 10 बार उठे बैठे तो उसका शेप बिगड़ जाए। और फास्टनेस टू क्रॉकिंग, मतलब रगड़ से रंग कमजोर ना हो जाए। तो होम टेक्सटाइल्स में ये प्रॉपर्टीज होना जरूरी है
और इन प्रॉपर्टीज के लिए क्या किया जाता है, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट टेस्टिंग करता है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इन गुणों का समावेश होना होम टेक्सटाइल में जरूरी है। अब होम टेक्सटाइल्स में हम कौन कौन से रेशों का प्रयोग करते हैं। कॉटन, जो कि कुछ ट्रेडिशनल रेशे है, और कुछ मैंने आगे डिस्कस किया है मॉडर्न फाइबर्स। कॉटन सभी लोग जानते हो, इन सब के गुण को अब हम नहीं डिस्कस करेंगे, अगर किसी को कुछ पूछना हो तो फिर पूछ लेना। कॉटन, सिल्क, वुल, लिनन, पॉलिस्टर, नायलॉन, टेफ्लॉन, रेयॉन, रिक्रॉन, ऑरलॉन। पॉलिस्टर से ऑरलॉन तक ये सभी रेशे सिंथेटिक रेशे हैं। फिर जूट, प्लास्टिक, लेदर, ऑर्गेन्जा फैब्रिक, ऑर्गेंडी फैब्रिक, ब्लेंडेड फैब्रिक मतलब मिश्रित वस्त्र, इको फ्रेंडली मतलब कि जो पर्यावरण हितैषी रेशों से बने हुए वस्त्र। तो ये फाइबर और फैब्रिक जनरली यूज किए जाते हैं टेक्सटाइल्स मटेरियल को बनाने के लिए। इसके अलावा ये कुछ नए फाइबर्स हैं जो यूज किए जाते हैं, इनमें कुछ विशेष गुण होते हैं। अगर तुमने टेक्सचर्ड फाइबर का नाम सुना होगा, टेक्सचर्ड यार्न। टेक्सचर्ड यार्न क्या होते हैं कि जैसे कि सिल्क की एक साड़ी हम खरीदते हैं 5,000 में, लेकिन टेक्सचर्ड यार्न मतलब डुप्लीकेट उसी सिल्क की तरह यार्न आजकल बन जाते हैं। उनके सारे गुण सिल्क की तरह होंगे, लेकिन कॉस्टिंग उनसे कम होगी, ड्यूरेबिलिटी सिल्क से अधिक होगी। तो ये कुछ टेक्सचर्ड और फैंसी नॉवेल्टी यार्न्स हैं जो तैयार किए गए हैं और होम टेक्सटाइल में प्रयोग होते हैं। ये कौन सा यार्न है? सिंडूरा यार्न। सिंडूरा एक तरह का पॉलिस्टर फिलामेंट है, पॉलिस्टर से बना हुआ रेशा है। इसका उपयोग पर्दों के लिए किया जाता है। देखने में सिल्क की तरह चमकदार दिखाई देते हैं और इन पर बहुत सुंदर प्रिंटेड डिजाइन्स बनाए जा सकते हैं, फ्लोरल मोटिव्स बनते हैं। और इनका हैंडल, यहाँ हम टेक्सटाइल की जब बात करते हैं तो हम हैंडल एक वर्ड का यूज करते हैं। हैंडल का मतलब होता है कि फील उसका। तो ये फैब्रिक सिल्क की तरह दिखता है और ड्रेपिंग भी, ड्रेपिंग समझते हो ना, मतलब जो उसकी लटकनशीलता होती है वो भी सिल्क की तरह होती है। और हैवी ग्रेड सिल्क की तरह इसके पर्दे बनाए जा सकते हैं, क्योंकि पर्दे अगर ओरिजिनल सिल्क के बनाएंगे तो बहुत कॉस्टली होंगे, टिकाऊ भी नहीं होंगे। इसलिए सिंडूरा फाइबर से यार्न से पर्दे सिल्क की तरह बनाए जाते हैं। दूसरा जो फाइबर नॉवेल्टी यार्न है वो है वेरी। वेरी यार्न ये हाई ट्विस्ट यार्न है, मतलब कि इन धागों में ट्विस्टिंग बहुत अधिक होती है। ट्विस्ट अधिक होने से धागे हार्ड हो जाते हैं और इन पे अब धागे, अगर ट्विस्ट अधिक है, धागे हार्ड हो रहे हैं, इट मीन्स कि उनकी जो सरफेस सतह होगी ना वो चिकनी नहीं होगी। ऐठे हुए धागे अगर अधिक हैं तो सतह में डस्ट कैच नहीं होगी और वो स्टेन मतलब कि दाग धब्बों को अपने में शोषित नहीं करेगा। तो वेरी इस यार्न से ड्रेपरी मतलब कि सोफे के कपड़ों के कवर बनाना या सोफे की कवरिंग बनाने में आसान होते हैं। लिनटेक्स फाइबर, ये फाइबर नेचुरल रेशो की, नेचुरल फाइबर की तरह लिनन की तरह लगते हैं, लेकिन मजबूती इनकी बहुत होती है। और प्रिंटेड ड्रेपरी फैब्रिक मतलब प्रिंटेड कर्टन्स के फैब्रिक, सोफे के कवर्स बनाने के लिए इनका प्रयोग होता है। और देखने में ये नेचुरल फाइबर कॉटन, सिल्क, कॉटन और लिनन की तरह लगते हैं। फिर क्रिंकल फाइबर, ये नायलॉन से मतलब सिंथेटिक रेशा है, इनका प्रयोग कर्टन बनाने के लिए होता है। कर्टन्स बनाने, इनके ड्रेप बहुत अच्छा है, तो कर्टन्स में प्लीट्स बहुत अच्छी बनती हैं इस फाइबर से। तो ये जो चारों रेशे मैंने बताए हैं, सिंडूरा, वेरी, लिनटेक्स और क्रिंकल, ये सिंथेटिक टेक्सचर्ड यार्न हैं, इनसे बने हुए फैब्रिक हैं और इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। सुनाई दे रहा है ना? जी मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक। अब कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, क्या क्या प्रोडक्ट होम टेक्सटाइल के अंतर्गत आते हैं, इनके हमने समूह बना करके इसको दिखाया है। टेक्सटाइल्स फॉर सिटिंग, सिटिंग मतलब सोफा और इस तरह की सारी सोफा है, चेयर्स है, तो बैठने के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं वो सिटिंग टेक्सटाइल हुई। विंडो टेक्सटाइल्स, खिड़कियों पे, दरवाजों पे
मतलब कर्टन्स ही नहीं है, उसमें फिल्टर्स भी हैं, सनशेड्स भी हैं, ये सारी चीजें आती है। बेड टेक्सटाइल्स में बेड कवर्स, कुशन, पिलो कवर्स, और इसके बाद में बेड स्कर्ट, ये सारी चीजें। फिर वॉल कवरिंग, दीवारों की सजावट और कवर करने के लिए। बाथरूम टेक्सटाइल्स में बाथरूम के कर्टन्स वगैरह, और उसके बाद फ्लोर पे जो लगाया जाता है। एक्सेसरीज के अंतर्गत जितने लैम्प शेड या इस तरह की सारी सजावटी चीजें। टेबल टेक्सटाइल्स और फ्लोर कवरिंग, मतलब जमीन को कवर करने के लिए। तो ये होम टेक्सटाइल में इतनी सारी चीजें आती हैं, और भी जो चीजें छूटी हैं उसको भी हम डाल सकते हैं। अब होम टेक्सटाइल का सिलेक्शन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? व्हाट शुड वी कंसीडर? प्रॉपर्टीज, कैसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? जैसा कि अभी मैंने डिस्कस किया, अगर हमें पर्दे का कपड़ा लेना है तो उसमें लाइट फास्टनेस, क्योंकि पर्दे दरवाजे पे लगते हैं, ये ना हो कि 10 दिन लगे, रोशनी बहुत ज़्यादा पड़ी और उनका उतने पार्ट का रंग उड़ गया। तो एटलीस्ट इनकी सर्विसिबिलिटी 5 साल तो हो कम से कम। तो हर एक होम टेक्सटाइल की उपयोगिता अलग अलग है, उस हिसाब से उसमें अलग अलग गुणों का होना आवश्यक है। अब सोफे के कवर, सोफे के जो पूरे कवरिंग बनाई जाती है, जो ड्रेप किया जाता है, वो ऐसे ना हो कि उस पे बैठने से उसके धागे खिसकने लगे और डी शेप हो जाए, क्योंकि सोफा तो भाई करीब एक बार हम बना ले तो 5-7 साल तक आराम से चलता है वो पूरा, उसका कवरिंग सहित। तो उसमें अलग प्रॉपर्टीज का होना जरूरी है। तो हर प्रयोजन में, हर वस्त्रों का जब प्रयोग करते हैं तो उनमें अलग अलग गुणों का समावेश होना जरूरी है, जैसा कि अभी मैंने बताया है। इसके बाद कॉस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, उतने ही पैर फैलाइए जितनी चादर हो। तो हमें कॉस्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि हमारी क्वालिटी भी हो और उसके हिसाब से हम उसके कॉस्ट भी पे कर पाएं। तो अगर हमारे पास नॉलेज होगी तो हम सिलेक्शन बहुत सूझबूझ से करेंगे, और जितना पैसा हम उस पर व्यय कर रहे हैं उसकी हम उपयोगिता ले पाएंगे। ड्यूरेबिलिटी मतलब टिकाऊपन। तो ड्यूरेबिलिटी डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स। तो ये कौन कौन से फैक्टर्स है जिस पे ड्यूरेबिलिटी डिपेंड करेगी? ये है उनकी फिनिशेस, फाइबर का स्ट्रक्चर, फैब्रिक का स्ट्रक्चर, यार्न का स्ट्रक्चर, किस तरह के बने हुए हैं, कौन सी फिनिशेस दी गई हैं, उसी पे उसका टिकाऊपन निर्भर करेगा। फिर कलर, पैटर्न, टेक्सचर सबसे इम्पोर्टेंट है एस्थेटिक के लिए। कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से पैटर्न मतलब डिजाइन। अब बहुत बड़ा कमरा है, उस हिसाब से तुम्हें कैसे कर्टन्स खरीदने हैं, कैसे डिजाइन के लेने हैं। टेक्सचर, किस चीज के लिए कैसा टेक्सचर। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ तुम्हें, बेड कवर, अगर तुम्हारे घर में छोटे बच्चे हैं और तुमने बेड कवर बिछाना है, वो बेड कवर अगर बहुत हैवी होगा और उस पे उभरे हुए रेशे वाला कोई वेलवेट टाइप का डिजाइन होगा तो बहुत डस्ट कैच करेगा। छोटा बच्चा है, उसके लिए वो रोए हार्मफुल होंगे जब डस्ट कैच कर लेंगे। तो कैसा बेड कवर हो? हैवी हो लेकिन प्लेन वीव का हो। तो यहाँ तुम्हें ये चीजों का चुनाव करते समय ध्यान देना होगा। ईज ऑफ क्लीनिंग मतलब कि सफाई करने में आसान हो। तो होम टेक्सटाइल का चुनाव करते समय इन फैक्टर्स को तुम्हें ध्यान देना है। अब थोड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट भी हम देखते चलते हैं। होम टेक्सटाइल में कौन कौन सी वीव्स जानते हो ना, कपड़े को बुनने में जो प्रयोग की जाती हैं, तो किन व्यूज का अधिकांश प्रयोग किया जाता है? तो ये तो बेसिक व्यूज मैंने बताई है तुम्हें। प्लेन व्यू को सभी आप लोग जानते हो। ये एक डायग्राम देख रहे हो ना, ये यहाँ पे रिपीट शो कर रहा है। रिपीट मतलब एक प्लेन बुनाई को बनाने के लिए 2 का रिपीट होता है। 2 के बाद फिर तीसरा धागा पहले की तरह होगा, चौथा धागा दूसरे की तरह होगा। इसी प्रकार से ये ट्विल वीव है। ट्विल 2x1 ट्विल है, मतलब कि 2 धागे के ऊपर से बांधा गया है और एक के नीचे से। तो 2x1 ट्विल। ट्विल बुनाई की क्या खासियत होती, कैसे पहचानो, कोई बताएगा मुझे? मैम तिरछी बुनाई होती है वो, हाँ, दिखने में ढालदार, हाँ ढालदार या तिरछी ढलाईदार है मैम। प्लेन वीव की। इसके बाद में ये है साटिन वीव। साटिन वीव की क्या खासियत है या क्या कमजोरी है, कोई बताएगा? साटिन वीव की
मैम साटिन ताना साटिन प्रधान होती है क्या होती है? मैम, ताना। वार्प मैम। हाँ, साटिन हाँ, में जो में ताने लूप अधिक बनते, लूप फॉर्मेशन होती है, यस मैम। तो सैटिन वीव कमजोर होती है हाँ ना, मजबूती इस वीव में नहीं होती है। इसके बाद में बास्केट वीव, बास्केट वीव भी सभी लोग जानते हो आप। तो बास्केट वीव कौन सी वीव होती यस है मैम। और इसका प्रयोग हम, हाँ, प्लेन व्यू का वेरिएशन है, यस मैम। है ना, और इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? मैट्स वगैरह बनाने के लिए हम यस इसका मैम। प्रयोग करते मैम, हैं। इसको दोहरी बुनाई भी बोलते हैं, हाँ, दोहरी बुनाई भी कहते बास्केट हैं को। इसको। हाँ, अब एक चीज और मैं बताने जा रही हूँ, जैकॉर्ड एंड डॉबी वीव। आइडिया है जैकॉर्ड वीव क्या होती है? डॉबी नाम सुना है? यस मैम, डॉबी बर्ड आई वाली होती है, बर्ड चिड़िया की आंख की तरह। अब देखो, जैकॉर्ड और बॉबी ये लूम के वेरिएशंस होते हैं। चादर अगर तुम देखते हो जिसपे बहुत बड़े बड़े डिजाइन बने हुए हैं, है ना, मखमली टाइप के चादर या जिसपे बड़े बड़े डिजाइन ऐसे बने होते हैं, तो अभी मैंने यहाँ रिपीट की बात इसीलिए तुम्हें बताई थी क्योंकि जैकॉर्ड और डॉबी, रिपीट मैंने बताया ना, 2 का रिपीट है, यहाँ पे 5 का रिपीट है, यहाँ पे 4 का रिपीट है, ये 3 का रिपीट है। तो डॉबी और जैकॉर्ड का एक टेक्निकल डिफरेंस ये है कि जैकॉर्ड में, डॉबी में हम 20 के रिपीट तक का डिजाइन बनाते हैं केवल। यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन बनाने में अगर हमें 20 ताने के धागे के बाद 21वां धागा फिर पहले की तरह अगर होगा तो हम डॉबी लूम का प्रयोग करते हैं। ये करघे हैं, करघों का अटैच अरेंजमेंट होता है, तो डॉबी में हम 20 के रिपीट पे डिजाइन बना सकते हैं और जैकॉर्ड पे हम 500 तक के रिपीट का डिजाइन बना सकते हैं। इसका मतलब ये है, डॉबी लूम पे हम छोटे डिजाइन्स को बना सकते हैं और जैकॉर्ड पे हम बहुत बड़े बड़े डिजाइन्स के रिपीट को बना सकते हैं। इसमें स्कोप ज्यादा है। देखा है क्या जैकॉर्ड लूम? देखा है कभी तुम लोगों ने? नो मैम। मैम फोटो में देखा है मैम, वैसे नहीं देखा। हाँ, हम जैकॉर्ड लूम रियल में नहीं बनारस में देखा तो है। बहुत देखने मिलते हैं। जैकॉर्ड लूम का पूरा जो ऑपरेशन होता है ना, वो ऊपर एक जैकॉर्ड लगा होता है और उसी से ये जैकॉर्ड लूम चलते हैं। तो जैकॉर्ड लूम में बड़े डिजाइन बनते हैं, डॉबी लूम में छोटे डिजाइन बनते हैं 20 के रिपीट के। अब रिपीट समझ में आया ना? ये मैंने रिपीट यहाँ दिखाया है। प्लेन बुनाई में 2 का रिपीट है, इसी तरह यस डॉबी मैम। 20 के रिपीट पे बनती है और इस पे तो 50 से लेके 500 तक के रिपीट तक डिजाइन बन सकती है जैकॉर्ड लूम पे। अब होम टेक्सटाइल के ब्रॉड एरिया, मतलब कि कौन से 2 चीजें हैं, जैसे अपहोल्स्ट्री नाम सुना है तुमने? ये कई बार नेट के क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है। यस मैम, अपॉल्स्ट्री पर्दे या डेपरी। हाँ, ड्रेपरी। अपहोल्स्ट्री जनरली फर्नीचर के फैब्रिक, फर्नीचर के यस मैम। बनाने में फर्नीचर का फ्रेम होता है, उसमें स्प्रिंग होता है, उसका स्टफिंग मटेरियल होता है और ऊपर का मटेरियल। तो जो फर्नीचर में ऊपर मटेरियल लगता है और जो स्टफिंग भरी जाती है वो हुई अपहोल्स्ट्री, पूरा ग्रुप उसको कहते हैं। और ड्रेपरी, कवरिंग, हैंगिंग, ढकने के लिए विंडो के कवर्स को, पर्दों को हैंग किया जाता है, तो ये हुई ड्रेपरी। तो अपहोल्स्ट्री और ड्रेपरी ये एक बड़ा समूह है और जहां जहां हम होम टेक्सटाइल्स का प्रयोग करते हैं, ऊपर ही स्लाइड में दिखा चुकी हूँ, तो इसके अंतर्गत फिर ये सारी चीजें आती हैं। अब ये देख रहे हो होम टेक्सटाइल्स में, जस्ट मैंने यूं ही फोटो, तुम लोग भी नेट पे देख सकते हो लेकिन थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसको। तो ये बेड लिनन्स हैं सब, ये क्वेश्चंस है, मतलब फीलिंग्स, इस पे जो कवर उसको हम ड्रेपरी कह सकते हैं। ये लिविंग रूम्स और ये सारे कारपेट्स हैं, रग्स एंड कारपेट। रग और कारपेट 2 चीजें हैं, तो दोनों में डिफरेंस मालूम है? रग टेपेस्ट्री से बनाए जाते हैं, सिंपल बुनाई करके रग को बनाया जाता है, और कारपेट पे नॉटिंग के द्वारा बनाए जाते हैं, टफ्टिंग के द्वारा बनाए जाते हैं, और इनमें बहुत आर्टिस्टिक ऑर्नामेंटल डिजाइन्स बने हुए होते हैं। अब इसके बाद वॉल हैंगिंग, वॉल कवरिंग के लिए भी ऐसे तो वॉल पेपर्स का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इस फैशन के एरा में या पाश्चात्य देशों में वॉल पर टेक्सटाइल कवरिंग का बड़ा फैशन है। इसके अलावा तुमने पुराने मूवीज में देखा होगा
या मुस्लिम कल्चर की मूवीज में देखा होगा कि होम टेक्सटाइल्स का बहुत यूज होता था उस समय भी, जहाँ की जैसे शासक होते थे वैसे ही उनके दरबारों की सज्जा होती थी। तो यस मैम। है ना, प्राचीन समय में भी, तुम अब तो हम लोग मूवीज में देखते हैं या कभी किसी महल की विजिट करते हैं पैलेस की, तब हम देखते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे हम अगर लिटरेचर पढ़ते हैं तो मिलता है वॉल कवरिंग प्राचीन समय में टेक्सटाइल्स की बहुत होती थी। बड़े बड़े महलों के पार्टीशन बनाने के लिए उन पे पर्दे लगे होते थे कपड़ों के, और उन पर्दों पे किसी पे जरदोजी का काम होता था। अगर दरगाह में या मुस्लिम शासकों के महल में लगे हुए होते थे तो उस पे जरदोजी का वर्क होता था। लेकिन इसके अलावा अगर हम राजस्थान के महलों में देखेंगे तो वहाँ पे एम्ब्रॉयडरी का वर्क बहुत अधिक दिखाई देता है टेक्सटाइल्स पे। उसी तरह अगर हम गुजरात में जाते हैं तो शीशाकारी का वर्क बहुत अधिक दिखाई देता है। तो डिफरेंट जगह पे वॉल कवरिंग अलग अलग स्टाइल में की जाती थी, लेकिन अब मॉडर्न युग में वॉल कवरिंग के लिए हम बहुत अच्छे अच्छे फैब्रिक अलग से जो तैयार किए जाते हैं वॉलपेपर की तरह, उनका हम प्रयोग करते हैं। और वॉल कवरिंग ऑडिटोरियम में, म्यूजियम्स में, या फिर ऑफिसेस में, या और इनका फंक्शन मीटिंग हॉल्स में, कि ये वॉइस को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इनके जो टेक्सचर खुरदरे होते हैं ये नॉइस को या साउंड सिस्टम को मेंटेन करते हैं। और इस तरह की वॉल कवरिंग के वेलक्रो से लगा करके लगा भी सकते हैं हम, और उसको हम निकाल करके फिर उसको मेंटेन भी कर सकते हैं। तो वॉल कवरिंग एक नया एरिया है इस समय होम टेक्सटाइल्स का। नॉन वोवन फैब्रिक से भी होम वॉल कवरिंग्स बने हुए होते हैं। अच्छा, वोवन और नॉन वोवन पता है तुम्हें? वोवन फैब्रिक्स क्या होते हैं, नॉन वोवन क्या होते हैं? कोई बताएगा मुझे एक आध एग्जांपल? वोवन माने बुने हुए वस्त्र, नॉन वोवन मतलब बिना बुने लेकिन वो भी वस्त्र होते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल नॉन मैम वोवन का। नमदा मैम मैम। जैसे नमदा होता नमदा, है, हाँ ताप और दाब दे करके बनाया जाता है, वो हाँ नॉन वोवन में आ हाँ, जाएगा। नॉन वोवन में आता है और फेल्टेड फैब्रिक है। और इस समय यस नॉन मैम। वोवन के बहुत सारे होम टेक्सटाइल्स में, एक्सेसरीज में यूज होते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं तुम्हें बताऊं, स्कॉच ब्राइट हम लोग सब किचन में यूज करते हैं ना, यस मैम। बर्तन धोने के लिए। यस मैम। प्राचीन समय में हम लोग पहले यूज करते थे उसका नारियल का, कोकोनट का फाइबर को ना, नारियल घर में जब आता था तो उसको रख लिया जाता था भिगा के, और उस रेशो से हम बर्तन धुलते थे। लेकिन जी अब मैम। स्कॉच ब्राइट नॉन वोवन का प्रकार है, वो भी मैम नॉन वो। उससे उससे भी लोग साफ करते थे तो तरोई की जो सुखा हाँ के उसके हाँ उससे हाँ भी हाँ साफ करते थे हाँ, गांव उससे में। भी साफ करते थे। तो अब हम नॉन वोवन हर घर में स्कॉच ब्राइट दिखता है ना, एक सिंपल सा रहता, साफ यस करने मैम। में भी आसान। इसके बाद एक किचन पोंछने के लिए वाइप्स आता है जो बहुत सॉफ्ट सा होता है, और मतलब अगर पानी गिरता है कुछ तो हम उसका प्रयोग करते हैं पोंछने के लिए। तो ये सारे नॉन वोवन हैं। नॉन वोवन इस समय टेक्निकल टेक्सटाइल में नॉन वोवन टेक्सटाइल्स पे बहुत काम हो रहा है, और इनका बहुत होम टेक्सटाइल्स में इनका बहुत यूज हो रहा है। कंबल भी नॉन वोवन, बड़े बड़े कारपेट्स भी नॉन वोवन बन सकते हैं। तो वोवन और नॉन वोवन, वो नॉन वोवन का हम ऑडिटोरियम में वॉल कवरिंग के लिए, इन सब के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट ग्रुप हमारा था विंडो टेक्सटाइल। विंडो टेक्सटाइल्स मतलब खिड़कियों पर हम किन किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। सन फिल्टर्स मतलब ट्रांसपेरेंट या पतले जालीदार कपड़ों का, कि पूरी धूप ना आए। सेमी शेयर्स मतलब थोड़े कम ट्रांसपेरेंट फैब्रिक। रिफ्लेक्टिव टेक्सटाइल, अगर हमें रेशो लाइट को परावर्तित करना है तो हम ब्लैंक टाइप के बोल्ड टेक्सटाइल्स का प्रयोग करते हैं। फिर कर्टन्स के कपड़ों का प्रयोग, ये विंडो ड्रेसिंग के लिए हम करते हैं। बेड टेक्सटाइल में शीट्स एंड पिलो केसेस मतलब शीट्स, पिलो, चादर और तकिए कवर। क्विल्टेड टेक्सटाइल जिसमें अंदर रुई भरी हुई हो ऊपर, जैसे रजाई क्विल्टेड टेक्सटाइल है एग्जांपल उसका। या फिर कंफर्टर्स इस समय बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। फिर ब्लैंकेट्स, बेड स्प्रेड। अब शीट्स और बेड स्प्रेड में डिफरेंस है। बेड स्प्रेड उसको हम कहते हैं जो बेड कवर्स के शीट के ऊपर जो बिछाए जाते हैं, रात में सोते समय हम उसको हटा लें। और मैट्रेसेस कवर मतलब गद्दों के कवर। तो ये बेड टेक्सटाइल्स हुआ। फ्लोर कवरिंग में कारपेट्स और रग, कारपेट मतलब कालीन या गलीचा, और रग्स मतलब दरियां। तो ये फ्लोर कवरिंग हुई।
अब थोड़ा सा हम लोग कुछ चीज़ों को इसलिए डिस्कस करेंगे कि आगे टेस्टिंग हम लोग देखेंगे अभी। तो कारपेट का क्या यूज है? फंक्शनलिटी बहुत अधिक है कारपेट की। ब्यूटी के लिए तो सबसे अच्छा है, एस्थेटिक सेंस है, और घर के एनवायरनमेंट को, जैसे कि जिस रूम में कारपेट बिछा होगा सर्दियों में तो देखते हो कोजीनेस फील करते हो, गर्माहट हम महसूस करते हैं। और गर्मियों में कारपेट एयर कंडीशन अगर रूम है तो वो बहुत जल्दी कमरा गर्म नहीं होता है, क्योंकि कारपेट टेम्परेचर को वहां भी मेंटेन करता है और एनवायरनमेंट को क्या कहोगे, एस्थेटिक या ब्यूटीफुल बना के रखता है। कारपेट कैसे बनते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कुछ आइडिया है किसी को? एक तो कारपेट बनाना मेहनत का काम है। कारपेट के लिए पहले डिजाइनिंग की जाती है, फिर उसके लिए बड़े बड़े लूम्स होते हैं, उस पे ताने के धागे लगे होते हैं और नॉटिंग के द्वारा हाथ से नॉट बना करके कारपेट बुने, वो नॉटेड कारपेट, वो बहुत महंगे कारपेट होते हैं। दूसरा ग्रुप है कारपेट का टफ्टेड कारपेट पे एक फैब्रिक के ऊपर डिजाइन ट्रेस कर ली जाती है, जिस तरह से तुम सुई से कढ़ाई करते हो उसी तरह टफ्टिंग नीडल आती है, उसको डब मतलब कि ऊपर नीचे धागों को खींच के कटिंग करके वो टफ्टेड कारपेट बनते हैं। और फिर उसके बैकिंग पे पीछे रेजिन लगा करके उन सारे रेशों को चिपका करके मजबूती दी जाती है, तो ऊपर रोएदार होता है और पीछे उसके रेजिन लगा दी जाती है। तो ये तो ये टफ्टेड कारपेट। इसके अलावा और कारपेट, फिर अब देखो अगर वूलन कारपेट पूरे लिए जाते हैं तो उस पे मॉथ लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं, इसलिए एक्रिलिक या मिक्स धागों के कारपेट का प्रचलन अधिक बढ़ा हुआ है। अब कारपेट की डिजाइनिंग का तो एरिया बहुत बड़ा है, मैंने डिजाइनिंग किसी की भी डिस्कस नहीं की है। अगर हम डिजाइनिंग पार्ट को डिस्कस करेंगे तो वो पूरे मतलब काफी एक कारपेट की डिजाइनिंग में हमारे 2 क्लास खत्म हो जाएंगे। बस शॉर्ट में मैं बताना चाहती हूँ ताकि तुम्हें पॉइंट्स मिल जाएं, तो जिनको आगे कुछ और पढ़ना है तो पढ़ पाओ। कारपेट के डिजाइनिंग में ओरिएंटल कारपेट्स होते हैं, इसके अलावा चाइनीज कारपेट है, तिब्बतियन कारपेट है, इंडिया में राजस्थान के कारपेट का अलग डिजाइन है, बनारस के भदोई के कारपेट का अलग डिजाइन है, कश्मीर के कारपेट का अलग डिजाइन है। और जितनी कुछ है जो ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स है ना, इनके बारे में एक बात मैं कहना चाहूंगी कि ट्रेडिशनल टेक्सटाइल का एग्जांपल हम ले ले, चलो शॉल ले लेते हैं अगर हम कश्मीर की, तो कश्मीर के शॉल पे कौन सा डिजाइन एक खास होता है, किसी को पता है? पश्मीना शॉल पे अमिया या कैरी का डिजाइन बहुत बना होता है, देखा कभी, ध्यान दिया चित्रों में? पश्मीना में कैरी वाला डिजाइन, आम का डिजाइन बना होता है। वही डिजाइन बनारसी साड़ियों के जामावारी पे बना होता है। तो क्यों एक जैसे डिजाइन्स का, ट्रेडिशनल डिजाइन का प्रचलन है? क्योंकि जो बुनकर होते थे प्राचीन समय में वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होते थे और अपनी आर्ट या कला को ले जाते थे, तो जिस स्थान पे जो चीजें बनती थी वहीं उसको वो बनाना शुरू कर देते थे उन डिजाइनों के माध्यम से। इसलिए कारपेट अगर हम अलग अलग जगह के देखेंगे तो कुछ सिमिलैरिटी या समानता दिखाई देती है हमें डिजाइन के कंसेप्ट से। तो यहाँ हमने होम टेक्सटाइल के ग्रुपिंग और सारी चीजों को बताया। अब हम आते हैं थोड़ा क्वालिटी कंट्रोल पे, क्योंकि होम टेक्सटाइल में या किसी भी टेक्सटाइल में कुछ गुणवत्ता की जरूरत होती है। जैसे अभी मैंने पीछे बताया, तो कलर फास्टनेस, रंगों का पक्कापन होना, रिलैक्स लेंथ मतलब कि अपने फिर से पूर्व शेप में आ जाना, फिनिशिंग परफॉर्मेंस, अगर हम कोई फिनिश उस पर देते हैं तो वो तब होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर चादर का कपड़ा है उस पर बहुत अधिक क्रीज बन जाती हैं अगर, तो वो उसकी अच्छी क्वालिटी नहीं मानी जाएगी। कोई थोड़ा सा सो करके उठे तो चादर एकदम क्रश हो गया। तो अगर हम उस पर रेजिन ट्रीटमेंट देते हैं तो रेजिन ट्रीटमेंट देने के बाद उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, उस पर क्रीज जल्दी नहीं बनेंगी। तो फिनिशिंग परफॉर्मेंस भी अच्छी होनी चाहिए। थर्मल रेजिस्टेंस, कि ऐसा ना हो कि गर्मी में कपड़ा पिघलने ही लगे, या अधिक गर्मी हो रही है तो उसकी फिनिश खत्म हो जाए तो टेक्सचर ही बदल जाए। फिर ड्रेपिंग क्वालिटी, कुछ वस्त्रों के लिए ड्रेपिंग क्वालिटी होना जरूरी है। अगर ड्रेप नहीं होगा
तो हम सोफे के पे कवर अच्छे से नहीं लगा पाएंगे, चेयर की कवर अच्छे से नहीं बन पाएंगे, पर्दे का ड्रेप अच्छा नहीं होगा तो प्लीट्स नहीं फॉल होंगी उसकी। ड्रेपिंग समझते हो ना? हेलो बच्चों, आवाज सुन पा रहे हो ना? यस मैम, यस हाँ। मैम। यस मैम। हाँ, ड्रेप मतलब लटकनशीलता। अगर पर्दे को तुम डालो तो उसकी प्लेट्स प्रॉपरली पड़नी चाहिए। फिर डायमेंशनल जी। प्रॉपर्टी मतलब लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, ये कपड़े में प्रॉपर होनी चाहिए। फ्लेमेबिलिटी, तो ये ना हो कि एकदम दूर से ही आग को पकड़ ले कपड़ा। टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब खिंचाव की दिशा में मजबूती। कंप्रेसिबिलिटी, उसको दबाव देने से शेप ना बिगड़े। एब्रेशन, जैसे हम अगर कालीन है तो ये तो नहीं होगा ना कालीन पे हम चलेंगे नहीं, चल रहे हैं तो घर्षण के कारण उसके रेशे खराब ना हो। कुछ चादर हम सो रहे हैं या तकिए पे सिर रख रहे हैं तो रगड़ा खा के वो खराब ना हो जाए। पीलिंग मतलब उस पे गोलियां या रोग का बनना। तो इन सब की जांच के लिए टेस्टिंग आवश्यक होती है या हमें परीक्षण करना होता है। ऊब तो नहीं रहे हो बच्चों? नो मैम। नो हाँ मैम। हाँ, क्योंकि नो फेस मैम, इंटरेस्टिंग क्लास। हाँ मैम क्योंकि इंटरेस्टिंग लग रहा हाँ है, क्योंकि अच्छा लग रहा है। फेस नहीं देख पा रही हूँ ना, इसलिए समझ नहीं आ रहा है कि मैं ठीक बता रही हूँ कि नहीं। तो हाँ सृष्टि, नो समझ आ मैम, रहा अच्छा है? लग रहा है। हाँ, यस मैम, तो बहुत मेरे अच्छे से। थोड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट इसलिए मैं बता रही हूँ कि थोड़ा अगर तुम्हें ये चीज तुम जान भी लोगे ना तो इसके बारे में डिटेल नेट पे सर्च करके पढ़ पाओगे तुम और चीजों को। जी मैम। अगर वो टर्म पता ही नहीं होगी तुम्हें तो फिर तुम कहाँ से खोज पाओगे। इसलिए मैंने यस मैम। एस्थेटिक के अलावा थोड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट को भी टच किया है। तो ये सारी टेस्टिंग हमें आवश्यक होती है टेक्निकली, जितने होम टेक्सटाइल संबंधित फैब्रिक हैं उनके लिए। अब देखो थोड़ी थोड़ी चीजें मैं बताऊंगी भी और कुछ इंस्ट्रूमेंट भी दिखाऊंगी मैं तुम्हें। अब कौन कौन सी क्वालिटी के लिए हम कौन कौन से टेस्ट करते हैं। डायमेंशनल कैरेक्टर, डायमेंशनल मतलब कि लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। इनको मापने के लिए, लंबाई मापने के लिए हम स्केल का चौड़ाई प्रयोग करते हैं, दोनों ही लंबाई चौड़ाई के लिए। या फिर इनको मापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मेजरिंग टेबल्स होते हैं, टेबल पे निशान बने होते हैं और ऑटोमेटिक कपड़ा उस पे से खिसकते रहता है और काउंटर पे आ जाता है कपड़े की लंबाई कितनी, चौड़ाई कितनी है। ये ऑटोमेटिक मशीन है। थिकनेस मतलब कपड़े की मोटाई मापने के लिए। अब थिकनेस क्यों जरूरी होती है? जैसे कि हर एक प्रयोजन के लिए हम अलग अलग कपड़े जब प्रयोग करते हैं तो उनके कुछ पैरामीटर्स अलग अलग होते हैं। अब अगर तुम्हें बेडशीट का कपड़ा चाहिए तो वो थोड़ा पतला होगा, लेकिन बेड कवर का कपड़ा मोटी थिकनेस का होना चाहिए। दुपट्टे वाले कपड़े से हम बेडशीट नहीं बना सकते हैं, तो एक निश्चित थिकनेस कपड़े की जरूरी होती है। इसके बाद में थ्रेड्स पर इंच, इसको हम कहते हैं कि एक इंच में कितने धागे हैं, ताने के और बाने के। एंड्स पर इंच मतलब ताने के धागे, पिक्स पर इंच मतलब बाने के धागे एक इंच में कितने हैं। तो अगर धागों की संख्या अधिक है तो कपड़े की डेंसिटी अच्छी होगी, डेंसिटी अच्छी होगी तो मजबूती अच्छी अधिक होगी, और डेंसिटी कम है और कपड़ा संतुलित नहीं है। अब बैलेंस क्लॉथ किसको कहोगे? एंड्स पर इंच मतलब ताने के प्रति एक इंच में धागों की संख्या और बाने के, ताने बाना समझते हो ना? यस मैम। हाँ, ताने और बानों की संख्या अप्रोक्सीमेट लगभग समान होती है तो हम उसको संतुलित कपड़ा कहते हैं। तो थ्रेड काउंट करने से हमें कपड़े का बैलेंस पता पड़ता है और कपड़े की डेंसिटी, घनत्व। तो ये तो थ्रेड काउंट हुआ। यार्न काउंट मतलब कि धागे का। अब देखो दोनों चीज में कंफ्यूज नहीं होना है। थ्रेड काउंट मतलब प्रति एक इंच में धागों की संख्या, और यार्न काउंट का मतलब है धागे की गणना, या इससे हम धागे के पतलेपन, फाइननेस और कोर्सनेस, पतला और मोटे धागे को हम यार्न काउंट से जानते हैं। और इसको मापने के लिए टेक्स का, डेनियर का प्रयोग हम सिंथेटिक धागों के लिए करते हैं। काउंट का प्रयोग हम सूती धागों के लिए करते हैं। क्लियर है? यस मैम। मैम नेक्स्ट फोर्थ है वेट ऑफ द फैब्रिक। वेट ऑफ द फैब्रिक का मतलब प्रति एक इंच में या प्रति एक मीटर में कितना वजन है, इसको हम वेट पर यूनिट एरिया
वेट 1 मीटर का कितना, वेट पर यूनिट लेंथ मतलब 1 मीटर का कितना वजन है, और एक पूरी लंबाई चौड़ाई के कपड़े का कितना वजन है। एक नेक्स्ट टर्म है क्रिम्प। क्रिम्प मालूम है क्या होती है? जैसे तुमने कभी ऊन से बुनाई की और थोड़े दिन बाद स्वेटर खोलने लगते हो, धागा कैसा हो जाता है? मैम टेढ़ा मेढ़ा। टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा है ना? मेढ़ा सा हाँ, लच्छेदार सा हो हाँ, जाता है। लच्छीदार टेढ़ा मेढ़ा, तो उसी को क्रिम्प कहते हैं। और उस टेढ़े मेढ़े धागे को जब तुम लंबा करके खींचोगे तो 1 फुट का धागा खींचने से 1.5 फुट का हो जाएगा वो, यस है ना? मैम। तो इसको ही क्रिम्प कहते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर तुमने 1 फुट का तुम्हारा बुना हुआ कपड़ा है, उसको बुनने में तुम्हें 1.5 फुट के धागे की आवश्यकता होगी। तो ये जो 1 फुट की बुनाई में 1.5 फुट का धागा लग रहा है, मतलब आधे फुट का डिफरेंस है, तो ये उसका कवर फैक्टर हुआ। तो जब हम कपड़े का कैलकुलेशन करते हैं कि इसकी कॉस्टिंग कितनी रखी जाएगी, तो हम कितना धागा उसको बुनने में लगा है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्रिम्प को कैलकुलेट करते हैं, तो हमें कॉस्ट मिल जाती है कपड़े की। इसके बाद मजबूती जो इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से सुनना मजबूती को। इसमें मैंने 3 स्ट्रेंथ का जिक्र किया है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, टियरिंग स्ट्रेंथ और बस्टिंग स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब है कि लंबवत दिशा में कपड़े की मजबूती। टियरिंग स्ट्रेंथ का मतलब है कि कटने संबंधी मजबूती। और बस्टिंग स्ट्रेंथ का मतलब है कि जब हम दबाव देते हैं तब कपड़ा कैसे फटता है। ये 3 मजबूती हैं और ये अलग अलग कपड़ों में अलग अलग आवश्यक होती हैं। अगर तुमने गद्दे की में अंदर रुई भरी, गद्दे पे हम बैठते हैं, झटके से बच्चे कूदते भी हैं, जंप भी कर देते हैं, तो जो उसके लिए जो कपड़ा आवश्यक होगा उसमें बस्टिंग स्ट्रेंथ अच्छी होना जरूरी है। नहीं तो अगर उस पर कोई धम्म से कूदेगा और कपड़ा फट जाएगा, उसकी रुई बाहर आ जाएगी। तो सारे उसमें जो बस्टिंग स्ट्रेंथ है वो डायमेंशनल स्टेबिलिटी के लिए आवश्यक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ है लंबवत दिशा में कपड़े को खींचने के लिए। और टियरिंग मतलब कि काटने से कितनी जल्दी कपड़ा फटता है। पैराशूट का कपड़ा अगर हमें चाहिए, एग्जाम्पल बता रही हूँ, तो उसके लिए बस्टिंग स्ट्रेंथ जरूरी है, वो एयर का प्रेशर उतना बर्दाश्त कर पाए। इसी तरह से हाउस होल्ड टेक्सटाइल में, तकिए में, कुशन में और गद्दे में स्पेशली बस्टिंग स्ट्रेंथ वाला कपड़ा अधिक अच्छा मजबूत होना चाहिए। टेंसाइल स्ट्रेंथ का कपड़ा पर्दों के लिए और टियरिंग स्ट्रेंथ वाले कपड़े सोफे वगैरह के कपड़ों के लिए मजबूती आवश्यक है इनकी। एब्रेशन रेजिस्टेंस मतलब घर्षण के लिए मजबूती। अगर हम बार बार चादर को धो रहे हैं, उस पर बैठते हैं, उठते हैं, सोते हैं, तो घर्षण होकर अगर बहुत जल्दी फट जाता है चादर, तो वो फिर हमें उतनी सर्विसिबिलिटी नहीं देगा। तो इसलिए एब्रेशन या घर्षण के लिए मजबूती आवश्यक है। हैंडल टेस्ट करना, उसके स्टिफनेस, क्रिम्प और क्रीज रेजिस्टेंस। स्टिफनेस मतलब कि कौन सा, अगर एक एग्जांपल में बताती हूँ, जैसे कि तुमने अगर पर्दा का कपड़ा लिया और वो कपड़ा बड़ा कड़ा है, तो क्या पर्दे अच्छे टंग पाएंगे? नो मैम। नो मैम। नहीं टंग पाएंगे ना पर्दे, वो ऐसे नो मतलब मैम। क्या ऐसे अकड़े हुए रह जाएंगे, स्टिफ रह जाएंगे। तो पर्दे जी। कपड़े के लिए हमें ड्रेपिंग अच्छी होना आवश्यकता है, तो उसपे वो होना चाहिए। क्रीज रेजिस्टेंस, मैंने भी चादर का एग्जांपल दिया था कि हम सो के उठे तो चादर एकदम क्रश हो गई, तो चादर के लिए क्रीज रेजिस्टेंस होना आवश्यक है। तो हैंडल में ये प्रॉपर्टीज होना जरूरी है। स्टैटिक लोड टेस्टिंग हम कारपेट के लिए करते हैं। कारपेट तो घर में एक बार अगर खरीद लेते हैं तो 20 साल के लिए रह सकते हैं अगर रख रखाव अच्छा है, लेकिन उसके रोए जो हैं वो ऐसे ना हो कि चलने के बाद दब जाए। लो क्वालिटी में ऐसा होता है कि आप चलोगे 1 साल बाद पूरा कारपेट दब गया तुम्हारा, या तुमने सोफा रखा, टेबल रखा उस पर, फिर उसको उठाया तो वहीं वहीं गड्ढे बन गए, छेद बन गए। तो स्टैटिक लोड मतलब जब हम चलते हैं तो उस पर दबाव पड़ने से रोए दबे ना। ये टेस्टिंग इसको टेस्ट करने के लिए स्टैटिक लोड टेस्टिंग की जाती, जो कारपेट के लिए आवश्यक है। फ्लेमेबिलिटी ज्वलन परीक्षण, जो हम सोफे के कपड़ों वगैरह के लिए करते हैं। और धागों का ट्विस्ट, धागों की मजबूती को ज्ञात करने के लिए। तो ये जितने भी मैंने टेस्टिंग का जिक्र किया,
ये हाउस होल्ड टेक्सटाइल के साथ साथ जनरल टेक्सटाइल के लिए भी जिसका जैसा उपयोग हो वहाँ आवश्यक होते हैं। तो ये सारी टेस्टिंग हाउस होल्ड टेक्सटाइल के लिए ज़रूरी है। अब मैं कुछ इक्विपमेंट दिखाती हूँ। अभी हमारे पास 4:30 बज रहे हैं ना, 5 मिनट में, फिर 10 मिनट में तुम लोग जो पूछना हो मुझसे पूछ लेना। अब इक्विपमेंट में जो अभी मैंने ऊपर सब जिक्र किया है, ये है बस्टिंग स्टैंड टेस्टर। ये तुम लोगों ने नहीं पढ़ा होगा ना, मतलब ये वाली इतना डिटेल नहीं पढ़ा होगा टेक्सटाइल के पीजी पेपर में भी, लेकिन नेट में इससे संबंधित बहुत चीजें पूछी जाती है। तुम लोगों में किसी का नेट निकला है? यस मैम। किसका? कंचन का? यस मैम। बाकी बच्चे दे रहे हो नेट का एग्जाम? यस मैम। हाँ, तो उन सब में टेस्टिंग संबंधी चीजें भी पूछी जाती है बेटा। जी इसलिए मैम। मैंने थोड़ा सा बताया, क्योंकि जनरल होम साइंस में कंपोजिट में इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता है बच्चों को, मुझे पता है। यस मैम। है ना। बस्टिंग, ये देखो बस्टिंग टेस्टर, इसमें क्या है, यहाँ पे कपड़े को रखा जाता है और प्रेशर अप्लाई किया जाता है, और यहाँ नीचे से जब प्रेशर ऊपर आता है तो कपड़ा सब तरफ से फट जाता है। तो ये तो बस्टिंग स्ट्रेंथ मापी जाती है, तो मतलब ऑल राउंड सभी तरफ से कितनी मजबूती है। ये है टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसमें 2 क्लिप के बीच में कपड़े को फंसा करके तब वजन लटकाया जाता है। धीरे धीरे कपड़ा डी शेप होता है, खिंचाव होता है, और लास्ट में कपड़ा फट जाता है। तो जिसकी रीडिंग अधिक आएगी वो कपड़ा ज़्यादा मजबूत है। तो ये स्ट्रेंथ टेस्टिंग के इक्विपमेंट को मैंने शो किया है। इसको हम कहते हैं बस्टिंग स्ट्रेंथ टेस्टर और ये टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्टर। ये क्वेश्चन था नेट के इसमें कि कपड़े, अगर तुम्हें पैराशूट के कपड़े को की मजबूती मापनी है तो कौन सी टेस्टिंग यूज करोगे? तो उसके लिए बस्टिंग स्ट्रेंथ मापी जाती है पैराशूट के कपड़े के लिए, क्योंकि हवा के दबाव से वो फटेगा नहीं, तो जो व्यक्ति पैराशूट के सहारे नीचे आ रहा है वो गिर के मर जाएगा। तो पैराशूट पे बस्टिंग स्ट्रेंथ टेस्ट की जाती है। ये एब्रेशन टेस्टर मशीन है, मार्टिनडेल एब्रेशन टेस्टिंग मशीन। एब्रेशन मतलब घर्षण को मापा जाता है। तो ये कपड़ा लगा हुआ है, हम एक साथ 7-8 कपड़ों की टेस्टिंग कर सकते हैं, और ये ऊपर घर्षण करने के लिए, रब करने के लिए एक डिस्क लगी हुई है। जब मशीन ऑन हो जाती है तो ये डिस्क इस कपड़े पे घूमती है, और कितने राउंड घूम रही है ये इस पे हम देख पाते हैं। तो जब ये मशीन, और उसके बाद फिर इस कपड़े की हम टेस्टिंग देखते हैं कि कपड़े पे कितने रोए उठे हैं, इसको हम स्केल से मापते। आगे मैंने स्केल भी दिखाया है। तो जैसे तुम देखते हो कि रजाई के कवर या रजाई के बैक कवर जो लगे होते हैं, कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जिसपे रोए उठते ही नहीं हैं, लेकिन कुछ कपड़े ओढ़ने की चादर या उस पर 10 बार धुलाई के बाद रोए ऊपर आ जाते हैं। और जब रोए आ जाते हैं तो वो कंफर्टेबल नहीं होते, इरिटेटिंग लगने लगते हैं स्किन पे लगने के बाद। इसलिए शीट्स जैसे कपड़ों पर एब्रेशन मतलब घर्षण की सहने की क्षमता होनी चाहिए। तो ये है एब्रेशन टेस्टिंग मशीन। ये पीलिंग टेस्टर है, पीलिंग बॉक्स टेस्ट। इन बॉक्स में ऐसे कोन की तरह के 2 वो पड़े रहते हैं पाइप, उस पे कपड़ों को लगाया जाता है और इनको रोटेट कर दिया जाता है। कितने राउंड रोटेट करेंगे, 1000 राउंड के 2000 राउंड, ये हमने मशीन ऑन कर दी और वो उसके अंदर घूमते रहते हैं वो कपड़े उसके साथ में, कोन के साथ में। फिर हम देखते हैं कि 1000 राउंड के बाद कपड़ों में धागे उठे, रोए उठे हैं कि नहीं। अगर उठ जाते हैं तो 400 या 500 राउंड के बाद अगर रोए उठ गए तो कपड़ा यूज करने के लिए ठीक नहीं होता है। तो इसको हम पीलिंग मशीन द्वारा टेस्ट करते हैं। और ये इसका स्केल है, ये देख रहे हो, ये बहुत बुरा कपड़ा है ये, और ये कपड़े बहुत ही खराब है कि जिनकी पीलिंग इतनी ज़्यादा हो गई है। तो ये कपड़े यूज़ करने में बड़े कंफर्टेबल नहीं होंगे। ये लो क्वालिटी है कि मीडियम क्वालिटी, ये थोड़ा बेटर है फैब्रिक। तो ये स्केल से इसको मेज़र किया जाता है पीलिंग को। ये कंप्रेस एंड स्टैटिक लोड टेस्टिंग के लिए है। कारपेट के लिए टेस्ट किया जाता है। कारपेट फ्लोर पे बिछा हुआ है और उस पे हम चल रहे हैं या किसी चीज़ का दबाव है तो रोए कितने दब रहे हैं, इसके लिए ये कंप्रेस एंड स्टैटिक लोड टेस्टिंग की जाती है। इसकी मशीन होती है और यहाँ पे तुम देखो, ये वाला ये देख रहे हो, यहाँ पे ये दब गया है कारपेट, इसके रोए बैठ गए हैं, ये बेटर है ना। यहाँ देख रहे हो, इस पे कुछ अगर हमने दबाव डाला
तो यहाँ रोए दब गए हैं, ये इसके रोए दब गए हैं, ये वाला ठीक है, लेकिन बाकी देखो Yes, ये ma'am. रोए दब गए। तो ये इनकी क्वालिटी, तो मेरा ये मतलब है कि जितने भी हाउस होल्ड टेक्सटाइल है ना, सबकी क्वालिटी चेकिंग के लिए हम अलग अलग मशीनों का प्रयोग करते हैं। और वो हर एक में जरूरी नहीं कि पर्दे कपड़े में कलर फास्टनेस भी होनी चाहिए, स्टैटिक भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। जिसका जो प्रयोजन है उसके हिसाब से उसके लिए वो टेस्टिंग को अप्लाई किया जाता है। ये फैब्रिक थिकनेस टेस्टिंग, कपड़े की मोटाई मापने के लिए थिकनेस टेस्टर का प्रयोग किया जाता है। जैसे स्कूल में हम लोग कैलिपर का प्रयोग करते थे, उसी तरह से थिकनेस टेस्टिंग मशीन है। और कंप्रेसिबिलिटी भी, कि कितना, अगर फोम का कपड़ा, फोम है, कितना दबेगा दबाव देने से वो, तो फैब्रिक की थिकनेस को, और हम कोई फिनिशिंग अप्लाई करते हैं तो उसके बाद कपड़े की मोटाई कितनी बढ़ेगी, क्या वो उपयोग करने योग्य होगा या नहीं, इसलिए फैब्रिक की थिकनेस टेस्टिंग की जाती है। ये क्रीज रिकवरी, कि इस पे हमने फैब्रिक को लगाया और हम देखते हैं कि अगर उसको दबाव देने के बाद वो कितने एंगल पे आता है, और जब दबाव हटा दिया जाए तो फिर से कितनी अपनी पोजीशन पे आता है। तो जिसको जो अपनी पोजीशन पे ज्यादा आ जाएगा, इट मीन्स कि उसकी क्रीज रिकवरी अच्छी है, और जो नहीं आएगा तो उसकी क्रीज रिकवरी कम अच्छी है। ये है क्रिम्प टेस्टर। इसके द्वारा हम धागे में कितनी ऐठन है, कितनी ट्विस्ट है प्रति 1 इंच में, इसको हम माप सकते हैं। ट्विस्ट के आधार पे धागों का वर्गीकरण हाई ट्विस्ट, लो ट्विस्ट और मीडियम ट्विस्ट यान में किया जाता है। किसी कपड़े में धागे में अधिक ऐठन होगी तो उससे बना हुआ कपड़ा कैसा होगा? मैम मजबूत होगा। और मतलब मजबूत होने के साथ साथ सतह कैसी होगी उसकी? मैम कड़ी होगी। खुरदरी, है ना, थोड़ी कड़ी और खुरदरी होगी। क्या डस्ट को अधिक एब्जॉर्ब करेगा, कम एब्जॉर्ब करेगा? मैम कम अब्जॉर्ब करेगा। कम एब्जॉर्ब करेगा, गंदगी कम लगेगी उस पे। और वही अगर लो ट्विस्ट का फैब्रिक होगा तो मजबूती तो जो रहेगी, लेकिन वो डस्ट को भी ज्यादा कैच करेगा। यस मैम। हाँ, तो अब ये नेक्स्ट दिखा रहे हो, स्टैटिक लोड टेस्ट। कारपेट है, कारपेट पे दबाव पड़ता है ना जब हम चलते हैं, तो उस दबाव जी। से कारपेट के कितने रोए बैठते हैं, ये हम इससे टेस्टिंग करते हैं। ये उसकी मशीन है। इस मशीन में ये देखो, दबा के स्टैटिक लोड को अप्लाई करके रखा है कुछ घंटे के लिए, फिर हम चेक करते हैं कितने धागे उससे दबे हैं। तो ये ओवरऑल मैंने एक टेस्टिंग का व्यू दिया तुम्हें। कुछ चीजें समझ में आई कि सब ऊपर से चला गया? मैम समझ में मैम आ रहा आया है। समझ में। समझ में आया ना? अब इसको तुम लोग जो भी, अगर मेरी स्लाइड का फोटो भी खींच लिए होगे तो नेट पे उसको सर्च करके देखोगे ना, तुम्हें सारी डिटेलिंग मिल जाएगी। क्योंकि टेस्टिंग का पेपर ना बच्चे नहीं पढ़ते, मुझे पता है, कोई आइडिया ही नहीं होता। एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, टेस्टिंग के लिए ISI हैंडबुक ऑफ टेक्सटाइल टेस्टिंग, ये नेट पे अवेलेबल रहती है ऑनलाइन। तो इससे तुम पैरामीटर्स फाइंड आउट कर सकते हो। जो कोई टेक्सटाइल में रिसर्च कर रहा है तो टेस्टिंग की बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस किताब को रेफरेंस देख करके देख सकते हो तुम लोग। ये तो मैंने जो इससे रिलेटेड है बहुत कम टेस्टिंग बताई है, लेकिन इम्पोर्टेंट वाली टेस्टिंग मैंने सारी टच कर दी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो टेस्टिंग संबंधी बात। अब इस हाउस होल्ड टेक्सटाइल में क्या नए नए इन्वेंशंस हुए हैं, टेक्नोलॉजिकल क्या इनोवेशंस हुए हैं, जिसके कारण इतनी ज्यादा सर्विसेबिलिटी चेंज हुई है। अब जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया ना कि पहले हम नारियल की रस्सी से बर्तन मांजते थे, अब हम स्कॉच ब्राइट का प्रयोग कर रहे हैं। उसी तरह से तुमने देखा होगा कि हाउस होल्ड टेक्सटाइल में बहुत चादर इतने बढ़िया बढ़िया आ गए कि ना क्रश होते हैं, वो फट से हैंड वॉश करके हमने धो दिया, उसको फैला दिया, फिर से हमने रीयूज कर लिया उसको। तो इतनी सारी नई नई फिनिशेस के कारण, नए नए यान, जो टेक्सचर यान आ गए हैं, इन सब के कारण, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के कारण सारी ये टेक्सटाइल बहुत यूजफुल हो गई है। इनकी परफॉर्मेंस हाई परफॉर्मेंस टेक्सटाइल हो गई है ये, और इनकी ड्यूरेबिलिटी इम्प्रूव हो गई है, और फंक्शनलिटी भी बढ़ गई है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक टेक्सटाइल का मतलब है कि तुम अगर हम टेक्निकल टेक्सटाइल के पार्ट को देखते हैं तो ऐसी टेक्सटाइल आ गई कि जो कभी गंदी ही नहीं होंगी। इस तरह के सेंसर उस पर टेक्निकल टेक्सटाइल्स वाले मटेरियल में यूज किए जाने लगे कि हम कितना घंटा सो के उठ रहे हैं, ये हमारा वो बेड कवर हमें बता देगा।
तो इस तरह के बहुत सारे टेक्निकल इनोवेशंस अब देखते हैं। स्मार्ट वॉच आ गई है ना, सब बच्चे लगाए होते हैं स्मार्ट वॉच, कितना चल रहे यस हैं मैम। कितना, तो सारा उसमें। इसी तरह से टेक्सटाइल में भी टेक्निकल टेक्सटाइल के माध्यम से बहुत सारे इनोवेशन हो रहे हैं। और अब हम ग्रीन फैशन की बात करते हैं, हम एनवायरनमेंट को बचाने की बात करते हैं कि कैसे हम एनवायरनमेंट को सुरक्षित रख पाएंगे। तो इसलिए बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन या इनोवेशंस हो रहे हैं होम टेक्सटाइल्स में भी। जो मटेरियल हम यूज करते हैं उनको हम फिर कैसे इजीली डिस्पोजेबल कर पाएंगे, उनको कैसे हम रीयूज कर सकते हैं। इसके बाद इसमें नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, तो हम कितना सो रहे हैं, कितनी देर उस पे हमने कितने मूवमेंट्स के, सारी चीजें हमारी रिकॉर्डिंग हो सकती हैं। इस तरह की टेक्सटाइल का इनोवेशन हो रहा है। स्लीपिंग बैग्स बन रहे हैं, तो उसमें हमने कितनी सांसें ली हैं ये तक कैलकुलेट करके आ जाएगा। तो ये सारी चीजें अंडर रिसर्च हैं, है ना। और आर्मी में जो बहुत सारी टेक्निकल टेक्सटाइल ऐसे उनके लिए जो यूज करने वाले कपड़े हैं या ऐसे हैं कि वो कहाँ कितना दूर जा रहे हैं ये पता पड़ जाएगा उनके सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसी तरह के कुछ विशेष प्रयोजन में प्रयोग किए जाने वाले टेक्सटाइल्स का इन्वेंशन हो रहा है। जैसे कि आर्मी में जो लोग टेंट लगा के इतने सर्दी वाले प्रदेशों में रहते हैं, तो उनके लिए टेंट के कपड़े में टेक्निकल टेक्सटाइल्स के द्वारा इनोवेशन किया जा रहा है कि जो सारा टेम्परेचर कंट्रोल कर ले। समझ रहे हो, बहुत सारे फायर प्रूफ वाले फैब्रिक्स तैयार हो रहे हैं। जो ड्यू पॉन्ट टेक्सटाइल जी कंपनी है, वो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स को तैयार कर रही है जो वेडिंग में, अपहोल्स्ट्रीज में प्रयोग होते हैं। नेचुरल फैब्रिक सोया फाइबर के, बॉम्बू फाइबर के बन रहे हैं ताकि वो ग्रीन फैशन के लिए उपयुक्त रहें और पर्यावरण हितैषी रहें। तो इस तरह की टेक्निकल टेक्सटाइल्स के द्वारा होम टेक्सटाइल्स में भी इनोवेशंस हो रहे हैं। अब लास्ट है ग्रीन टेक्सटाइल्स। ग्रीन टेक्सटाइल या इको टेक्सटाइल्स के बारे में कुछ पता है? यस मैम। ग्रीन टेक्सटाइल्स मतलब पर्यावरण हितैषी, यस जो मैम। हमारे पर्यावरण की सुरक्षा करें। तो इसके लिए बहुत जी सारे एस्पेक्ट का प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि अब सारे ही लोग पर्यावरण के लिए बहुत सजग हो गए हैं। और एक चीज जो हमारे इंडिया का हैंडलूम है, पूरे वर्ल्ड का 95% हैंडलूम इंडिया में तैयार होता है, 5% में अदर पूरा कंट्री, अदर वर्ल्ड्स के और कंट्री उसमें है। तो इसलिए इंडिया जो है ये ग्रीन टेक्सटाइल्स बहुत मतलब कि अगर प्रयोग कर रहा है तो क्योंकि हैंडलूम का एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ से, तो हाउस होल्ड टेक्सटाइल्स पे हैंडलूम, ग्रीन हैंडलूम टेक्सटाइल्स का हम बहुत अच्छा एक्सपोर्ट करते हैं और इसमें हम नए नए काम भी कर रहे हैं। अब हैंडलूम में ही क्यों ग्रीन टेक्सटाइल्स हम ज़्यादा बना सकते हैं? क्योंकि हैंडलूम में मशीनरी का प्रयोग कम होता है, उसमें चीज़ों को अप्लाई करना आसान है। ग्रीन टेक्सटाइल में हम इको फ्रेंडली रेशे में कॉटन, बॉम्बू, सोया, सिल्क, वूल, जूट। अब ऑर्गेनिक रेशो के बारे में कुछ जानकारी कोई बताएगा? ऑर्गेनिक रेशे या ऑर्गेनिक टेक्सटाइल प्रोडक्ट, इसमें पूरी तरह से इको फ्रेंडली चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। धागों की उपज के लिए, मतलब रेशों के उपज के लिए हम खाद का, सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स का प्रयोग नहीं करेंगे और नेचुरल मैन्युअर, गाय का गोबर या इस तरह की खाद का हम प्रयोग करेंगे। उनकी प्रोसेसिंग में जो फाइबर से यार्न बनाने की टेक्निक है उसमें भी हम इको फ्रेंडली, मतलब कि ऐसी चीज़ों का प्रयोग करेंगे जो पर्यावरण के लिए हार्मफुल ना हो। फिर कपड़े को तैयार करने के लिए हम सोलर लूम का प्रयोग करेंगे। तो टोटली ये ग्रीन टेक्सटाइल तैयार हो जाएगा जिससे हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा और कार्बन फुटप्रिंट बहुत कम तैयार होंगे इससे। और क्या कर सकते हैं हम? वेजिटेबल डाइस का प्रयोग करना। वेजिटेबल डाइस क्योंकि पूरी तरह से वो बायोडिग्रेडेबल है और पर्यावरण को ये संरक्षित रखती हैं। ग्रीन टेक्सटाइल के लिए कुछ कुछ ब्रांड है। अब ये भी प्रश्न आता है कि इतना धोखाधड़ी के मार्केट में हम कैसे मानेंगे कि ये प्रोडक्ट इको फ्रेंडली है? वो इतना पैसा भी हमसे ले रहा है, क्या वो सही में वो प्रोडक्ट इको फ्रेंडली है? तो ऐसे कुछ लेबल या कुछ मार्क है या कुछ कंपनीज हैं
जिनके लेबल को देख के हम विश्वास कर सकते हैं। यहाँ मैंने 1-2 नाम दिए हैं। एक को लेबल में ओकटेक्स है, यू इको है, गट है। तो ये कुछ ऐसे लेबल है ब्रांड के जिनसे हम समझ सकते हैं कि ये ग्रीन टेक्सटाइल है। तो ये ओवरऑल मैंने आज तुम्हें एक छोटा सा, ये तो इंडिया में कितनी ग्रोथ हो रही है टेक्सटाइल की, ये मैंने एक डेटा दिया है। तो ये ओवरऑल हमारा पूरा प्रेजेंटेशन है होम टेक्सटाइल पे। और मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ें तुम्हें समझ में आई होंगी। अब तुम लोग मुझसे पूछ सकते हो, 10 मिनट का टाइम अपने पास है, कुछ पूछना है। मैम मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ बोलो। मैम जो आपने अभी ई टेक्सटाइल के बारे में बताया, उसमें मतलब जो भी कुछ आजकल टेक्नोलॉजी के थ्रू जो भी बन रहे हैं उसमें फाइबर्स या जो भी कपड़े बनते हैं, उनका जैसे आपने बताया स्लीपिंग वाले गद्दे होते हैं, ये मैट्रेस वगैरह जो भी, तो मैम इनका बॉडी पे भी तो हार्मफुल इफेक्ट पड़ेगा हमारी। हम लोग इतना मोबाइल यूज कर रहे हैं। यस मैम। तो मैम जितने भी ई प्रोडक्ट होते हैं ये बॉडी पे कहीं ना कहीं हार्मफुल होते हैं, तो ई मैट्रेस वगैरह है। हाँ तो देखो अब जैसे कि अगर कोई ई मैट्रेस हम यूज करते हैं तो नॉर्मल व्यक्ति जनरली नहीं करेगा। वो हॉस्पिटल में अगर यूज होती है तो हॉस्पिटल में तो वो बीमारी से, खुद ही इतनी बीमारी से ग्रसित है वो व्यक्ति, तो उसको अगर कोई मॉनिटरिंग सिस्टम उसके साथ लग जाता है तो उसको हेल्प मिल जाएगी। समझ रहे हो? और इस चीज को भी मेडिकली भी इन चीजों को ध्यान रखा जाता है कि अगर हम जो भी कंपोनेंट यूज कर रहे हैं वो वैसे हार्मफुल ना हो हमारे लिए, क्योंकि कोई प्रोडक्ट बाजार में तभी आता है जब उसकी सारी टेस्टिंग हो जाती है। अब जैसे कि डिफेंस में बहुत सारी ई टेक्सटाइल्स का अगर प्रयोग किया जा रहा है, तो अगर वो हमारा सैनिक है, वो बॉर्डर पार जा रहा है, अगर हम उसकी सारी लोकेशन हमें मिल जा रही है, तो अगर वो जीवित है तो उसकी सुरक्षा के लिए थोड़ी सी इनकेस अगर हानि भी पहुंच रही है तो वो निग्लिजिबल हम मानेंगे कि हमारा सैनिक बचा तो रहेगा। समझ रहे हो? तो एक एस्पेक्ट के लिए दूसरा एस्पेक्ट अगर थोड़ा बहुत भी प्रभावी होता है। और वैसे एक चीज मैं बताऊं कि जब इस तरह के प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं उसकी बहुत थरो टेस्टिंग की जाती है, तो वो इस तरह से हार्मफुल ना हो, तभी वो लॉन्च होते हैं। जी मैम। और किसी को कुछ, जिसको जो भी पूछता है ये मत संकोच करो कि हमें ये आता नहीं है, मैडम से कैसे पूछेंगे। जो भी है फ्री डिस्कशन चाहिए, बताओ। किसी कोई भी क्वेरी है या कुछ ना समझ में आया हो तो तुम आराम से मुझसे डिस्कस करो, क्योंकि मैं भी बहुत स्टूडेंट फ्रेंडली टीचर हूँ, इसलिए मैं बच्चों को बहुत अच्छे से समझा सकती हूँ। मैम एक क्वेश्चन और पूछना था मुझे, जो वेट फॉर फाइबर वाला था उसमें, कौन सा फाइबर में मैम वेट फॉर फाइबर जो आप यार्न काउंट में बता रही थी मैम, उसमें मैम मैंने पढ़ा है वेट फॉर फाइबर में मैम इंग्लिश सिस्टम और ब्रोस्टेड सिस्टम और कॉटन काउंट सिस्टम है, उसके बाद टैक्स है, यस मैम है। तो देखो इसमें ना जैसे कि हर कंट्री का एक अपना अपना होता है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे जब हम ग्लोबल मार्केटिंग में है तो हम इंटरनेशनली चीजों को एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कि इंडिया में पहले हम कहते थे ना कि 1 गज कपड़ा हमें चाहिए। अब 1 गज कपड़े का इंटरनेशनल में कोई पैरामीटर नहीं है, तो हम मैट्रिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट यूज करते हैं। तो उसी तरह से टैक्स, डेनियर, काउंट, ये 3 इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज सिस्टम है। टैक्स और डेनियर हम सिंथेटिक फाइबर्स के लिए और सिल्क के लिए यूज करते हैं, काउंट हम कॉटन के लिए यूज करते हैं। तो ये दो कॉटन है डायरेक्ट सिस्टम है, टैक्स और डेनियर डायरेक्ट सिस्टम है। इसका मतलब है कि काउंट अगर 1 काउंट का धागा 30 काउंट का धागा है, तो 30 काउंट का धागा महीन होगा, 20 का धागा मोटा होगा। समझ रहे हो? और उसी तरह से टैक्स और डेनियर में अगर 2 टैक्स का है और 3 टैक्स का है, तो 2 टैक्स का धागा यहाँ मोटा होगा, 3 का पतला, नहीं 2 टैक्स का धागा पतला होगा, 3 का मोटा होगा। क्यों? क्योंकि जब तुम इसको पढ़ लेना, किसी बुक से कहीं भी ढूंढ लेना, तो अगर टैक्स में हम काउंटिंग करते हैं तो वहां पे लंबाई फिक्स है कि 9000 मीटर के लंबाई का वजन कितना होगा, वो उसका टैक्स। मैम फिक्स लेंथ और फिक्स वेट में होता है, टैक्स और डेनियर में फिक्स लेंथ होता है। डेनियर और टैक्स में दोनों में फिक्स लेंथ होती है।
और Yes, पाउंड ma'am. में वेट फिक्स होता है, पाउंड्स में, समझ रहे हो? वहां पे वेट है, यहाँ लेंथ है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। Okay, ma'am. पाउंड। और जो इंग्लिश सिस्टम है, योर्कशायर सिस्टम है, वुल के लिए यूज किया जाता है, तो ये इंटरनेशनली नहीं, वो कंट्री में हर एक का अपना अपना चलता है। जैसे इंडिया में अगर हम फाइबर रेशो को खरीदते हैं तो मॉइस्चर एब्जॉर्बेंसी अगर हम कोई एडिट करते हैं तो इंडिया के लिए अलग होगी, लेकिन वही मॉइस्चर एब्जॉर्बेंसी वेस्टर्न कंट्री के लिए अलग होगी, क्योंकि वहाँ की क्लाइमेट और हमारी क्लाइमेट में डिफरेंस है। ठीक है सृष्टि? Okay, जी मैम। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है? मैम अगर इसमें रिसर्च टॉपिक लेना चाहेंगे तो किस तरीके का रिसर्च टॉपिक ले सकते हैं हम लोग? हाँ, अब देखो इसी पे मैं यही चाह रही थी कि रिसर्च के बच्चों एटलीस्ट इतना सारा बता के रिसर्च पे आना चाहिए तुम्हें। अब देखो रिसर्च अगर तुम्हें टेक्सटाइल वाले फील्ड में करना है तो एक चीज तुम्हें ये देखना हो कि तुम्हारा किस पे होल्ड कमांड ज्यादा है। मैं एग्जांपल एक दो देती हूँ तुम्हें। आजकल जो रिसर्च पे ट्रेंड चल रहा है टेक्सटाइल में, एक तो या तो वो डिजाइन डेवलपमेंट पे काम हो रहा है बच्चे जो कर रहे हैं, और दूसरा है वो टेक्निकली। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल सपोज करो तुमने लिया कि इस समय मार्केट में स्टिफनिंग एजेंट समझ रहे हो ना, जैसे कि कपड़ों को कड़ा करने के लिए यस मैम। स्टिफनिंग एजेंट और हमारे ट्रेडिशनल स्टिफनिंग एजेंट। ट्रेडिशनल में नाम बताओ, कोई बताएगा मुझे किन किन चीजों का हम कपड़े को माड़ी देने के लिए प्रयोग करते हैं? मैम गोंद। हाँ, गोंद का प्रयोग सिल्क के लिए करते गोंद हैं। का सिल्क में करते हैं मैम। हाँ, और कॉटन के लिए अरारोट को मैम अरारोट भी होता है। अरारोट कॉटन के लिए हम कर सकते हैं। और मैम स्टार्च का भी यूज करते हैं कॉटन कपड़ों चावल का के। मैम चावल के माड़ का भी प्रयोग किया चावल जाता का है। माड़। चावल का माड़, अरारोट और साबूदाने का पाउडर भी करके हम साबूदाने का भी माड़ बनाते हैं, है ना। और बाजार में कौन सा मिलता है इस समय? रिवाइव। हाँ हाँ, और भी कोई मिलता होगा, मुझे नहीं मालूम है। तो अब एक सपोज करो आपने एक लिया कि है ना कि हाउस ट्रेडिशनल और कमर्शियल स्टार्च कंपैरेटिव स्टडी या कुछ ऐसा कुछ भी टॉपिक हमने लिया, तो हम देखते हैं इस तरह के टॉपिक में हमें परफॉर्मेंस टेस्ट भी करनी पड़ेगी, हमें सर्वे भी करना होगा कि हमने 100 सैंपल लोगों को लिया और क्या स्टार्च वो घर में लगाते हैं तो कौन सा स्टार्च लगाते हैं, हमने स्टडी की। उसके बाद अब जिस सारे स्टार्च की फिर हम इस पैरामीटर पे, साइंटिफिक पैरामीटर पे स्टडी करेंगे। अब जैसे ही हमने किसी कपड़े को स्टार्च लगाया तो उसके परफॉर्मेंस की टेस्टिंग करेंगे कि उसमें फिर रिकवरी, बेंडिंग, लेंथ, थिकनेस, कौन से स्टार्च से थिकनेस बढ़ती है। उसके बाद में टेंसाइल स्ट्रेंथ, बस्टिंग स्ट्रेंथ, रबिंग फास्टनेस, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो फिर हम कंपेयर कर पाएंगे कि कौन से स्टार्च का बेस्ट रिजल्ट है। समझ गए हो? तो जी मैम। हम ये मैंने बहुत छोटा सा टॉपिक बताया तुम्हें। अब नेचुरल डाई पे बहुत काम हो रहा है इस समय, प्राकृतिक रंगों पे फ्रेंडली फील्ड में अगर हम बढ़ते हैं, क्योंकि इंडिया में तो देखो राजस्थान में इस तरह काम, और अभी कई इंडस्ट्री भी डेवलप हुई है जो इस तरह के काम कर रही है इको ग्रीन फैशन पे। लेकिन जो कंप्लेन जनरली आती है वो क्या है कि पक्के नहीं होते रंग, वो महंगा बहुत होता है कपड़ा। फैब इंडिया का नाम सुना है तुमने? फैब इंडिया कपड़ों का एक ब्रांड है जो मैम सुना है। हाँ, जो जी मैम सुना है। हाँ, कपड़ों को तैयार करवाता है अपने ब्रांड के लिए। तो ऐसे कुछ ब्रांड हैं जो प्राकृतिक रंगों पे काम करते हैं। और अब इसका जो रिसर्च का है, प्राकृतिक रंग अगर हम इसको प्रयोग करते हैं रंगाई के लिए, छपाई के लिए अगर हम प्रयोग करते हैं तो कैसे इनकी फास्टनेस बढ़ाई जाए, इनकी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी कैसे बढ़ाई जाए। फिर दूसरा रिसर्च का फील्ड इसमें हमें मिलता है कि अगर हम नेचुरल रंगों को, कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी है नेचुरल रंगों में, जैसे मदार को तुमने लिया, कत्थे का कलर लिया, इसके बाद सिंदूर से रंग बनाया, पलाश का रंग बनाया, तो इन सब में मेडिकल प्रॉपर्टीज भी हैं। तो हम उनके माइक्रोबियल प्रॉपर्टी को कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए हम कौन सा प्राकृतिक थिकनर का प्रयोग करते हैं, ये सब बहुत अच्छे रिसर्च के फील्ड है इस समय। मैम एक चीज पूछना चाहते मैम, वेजिटेबल से भी कलर बनाया जा सकता है क्या मैम? चुकंदर से जैसे? हाँ, चुकंदर का तो रंग बनता है, इसमें मेरे खुद ही बहुत पेपर पब्लिश है चुकंदर पे, इससे रंग बना करके। तो इस पे अब तुम्हें अगर इस पे रिसर्च करना है
तो तुम्हें पहले अच्छे से रेफरेंस रिव्यू स्टडी करने पड़ेंगे, इस पे कौन कौन से काम हुए हैं और फिर कौन से काम, जैसे कि एक एग्जांपल में बताती हूँ रिसर्च केस में हम कैसे कर सकते हैं। जैसे हमने लिया कि 10 रंगों को हमने पढ़ा, हमने देखा इस पे तो इस पे भी काम हुआ, इस पे भी काम हुआ, इस पे भी, सभी पे काम हुआ है, लेकिन जो उस पे काम हुआ है वो उन्होंने रंगाई पे काम किया है। अब हमने देखा प्रिंटिंग में हम जा सकते हैं, तो जरूरी नहीं कि रिसर्च टॉपिक सिलेक्ट करते समय तुम्हें पूरा ही नया लेना है। रंगों का रंग निकालने का तरीका वहां दिया है, तो छपाई में तुम कौन से थिकनिंग एजेंट का प्रयोग करोगे, ये तुम यहाँ अपने रिसर्च का टॉपिक ले सकते हो। फिर उसकी पूरी फाइन टेस्टिंग करोगे। मैंने करवाए हैं 2 PhD मेरे नेचुरल डाई पे 2 स्टूडेंट ने किए हैं। एक ने तो पूरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में फिर रिसर्च करके उसको जॉब भी मिली, काम भी किया है उसने उस पे थिकनिंग एजेंट्स पे। तो ऐसे वाले, एक तो ये फील्ड हुआ। दूसरा है ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स का, जैसे सपोज कर हम बनारस में रह रहे हैं, बनारस ब्रोकेट पे बहुत काम हुआ है, फिर भी तुम किसी बुनकरों की समस्या को लेकर कर सकते हो, उनके एर्गोनॉमिक्स पे, क्यों बुनकर जनरली बीमार होते हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम, क्योंकि घंटों घंटों बैठ के करके पे काम करते हैं वो, तो तुम उनके लिए कुछ ऐसा स्टूल या कुछ ऐसी डिवाइस वो बनवा सकते हो कि जिससे उनके मसल्स पे कम लोड आए, कम प्रेशर पड़े, ऐसा वाला काम। अगर डिजाइनिंग के फील्ड में जा रहे हो तो कौन से डिजाइन प्रचलित हैं, उसमें तुम नया क्या कर सकते हो, इस तरह के टॉपिक्स को लेकर के काम कर सकते हो। या फिर जैसे अभी एक दो बच्चों ने इस पे भी काम किया कि जो इंडिया के हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के डिजाइन हैं, तो उसको कैसे वीविंग में कर सकते हो तुम। तो इस तरह से बहुत सारे रिसर्च के फील्ड को टच कर सकते हो। लेकिन तुम सभी लोग PhD स्टूडेंट हो, आगे PhD करना ही है सबको, तो एक चीज ये करो कि कोई भी PhD टॉपिक डिसाइड करने से पहले, जो बच्चे कम करते, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहती हूँ, रिव्यू पहले पढ़ो। अगर तुम रिव्यू नहीं पढ़ोगे ना, तो तुम सोचोगे कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, जब तुम रिव्यू देखोगे तो लगेगा काम ऑलरेडी होकर के रखा हुआ है। इसलिए रिव्यू ऑफ स्टडी, अभी तो तुम लोग कोर्स वर्क कर रहे हो ना, कौन सा सेमेस्टर है कोर्स वर्क का? 2022 मैम सेकंड है। सेकंड, 2 ही सेमेस्टर पढ़ना होता है ना? यस मैम, सेकंड चल रहा है। हाँ सेकंड, बस 2 ही पढ़ना है ना? सेकंड सेमेस्टर के बाद जी कोर्स मैम। वर्क खत्म हो जाएगा ना? नहीं मैम, अभी एग्जाम होगा शायद। हाँ। सेकंड सेमेस्टर के बाद फाइनल एग्जाम एक, हाँ फाइनल एग्जाम होगा, उसके बाद तुम PhD करोगे, टॉपिक डिसाइड करोगे। तो किसी भी फील्ड का टॉपिक लो, पहले तुम्हें सबसे पहले 6 महीना तो टॉपिक के रिव्यू पढ़ने में लगाना चाहिए। जैसे सपोज करो तुमने ये लिया, किसी ने न्यूट्रिशन का टॉपिक लिया कि कानपुर में मतलब गर्भवती महिलाओं का न्यूट्रिशनल स्टेटस को फाइंड आउट करना, XYZ ऐसा कुछ भी टॉपिक लिया तुमने, तो उससे पहले तुम्हें बहुत सारे रिव्यू पढ़ने चाहिए। अब तो तुम्हारा इंटरनेट का जमाना है, तुम्हें बैठे बैठे रिव्यू मिल जाते हैं सब ऑनलाइन, तुम लोग अगर देखने शुरू करो तो। और मेरी मैम एक, गूगल हाँ पे मैम मिल जाएगा मैम? हाँ हाँ, सर्च इंजन से सर्च करोगे तो, हम लोग के जमाने तो हम लोग लाइब्रेरी जा करके, ये लाइब्रेरी दिल्ली जा रहे, इधर जा रहे, अब तो सब कुछ नेट पे अवेलेबल है। हम तुम लोग को पढ़ाने के लिए इतनी चीजें मैम ऐसा कोई सर्च इंजन जिसपे मतलब आसानी से मिल जाए? देखो सब गूगल स्कॉलर है ना, जी और स्कॉलस्टिक आर्टिकल्स, जैसे तुमने कहा स्कॉलस्टिक आर्टिकल्स इन आयरन डिफिशियंसी, ऐसा डालोगे तुम इसको, तो तुम्हें वो रिसर्च पेपर मिलने लगेंगे, उसमें जितने आर्टिकल है उसकी लिस्ट आ जाएगी। तो इसको भी खोजने का एक तरीका होता है, ऐसे कुछ भी डालोगे तो कहीं से कहीं पहुंच जाओगे। तो हमें अगर एकेडमिक फील्ड के हैं तो एक एकेडेमिया करके साइट है, उस पे हम डालें इस तरह से, एकेडेमिया साइट को खोलो और उस पे डालोगे फिर तुम। और दूसरा है गूगल स्कॉलर पे स्कॉलरिस्टिक आर्टिकल नेट पे डाउनलोड करोगे और उसपे तुम अपने टॉपिक्स डालोगे, तो उससे रिलेटेड तुम्हें जितने भी पेपर, रिसर्च पेपर है, साइंटिफिक वर्क है, वो एक के बाद एक आते चले जाएंगे तुम्हारे पास। उसको पढ़ोगे तुम तो तुम्हें बहुत आइडिया मिलेगा, क्योंकि बिना पढ़े रिसर्च कर ही नहीं सकते हो, फिर क्वालिटी ऑफ रिसर्च बहुत खराब होगी। और अब तो प्लेगरिज्म और इतने सारी सब चीजें हैं ना, अब तुम लोग जब सबमिट करोगे तो बहुत सारी चीजें डिजिटल हो गई हैं अब, तो जो भी थीसिस जमा करो उसका प्लेगरिज्म चेक होता है। हमारे यहाँ तो शुरू हो गया, सभी यूनिवर्सिटी कर ही रही है उसको, तो उस पर 10% या 15% लिमिट होती है, उससे ज्यादा तुम नेट का नहीं ले सकते हो, तो तुम्हें अपनी पूरी भाषा बदलनी पड़ेगी। तो इसलिए शुरुआत से अभी तो करना ही है तुम्हें काम आगे,
तो ऐसे एक विजन लेके चलो और थोड़ा अपने फील्ड के लिए अच्छा काम करो, थोड़ी मेहनत तो करोगे तो थोड़ा अच्छा काम कर लो, चाहे हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो, लेकिन ऐसे पहले रेफरेंसेस रिव्यू को पढ़ लो, उनको इकट्ठा कर लो। बच्चे जनरली क्या करते हैं, सब चीज कट पेस्ट कर लिया, तो उससे क्या है तुम्हारे आइडियाज नहीं क्लियर होते हैं। तो जब उसको पढ़ लोगे, लिखने का भी काम करो, थोड़ा कलम भी चलाओ, तो जब लिख करके रिव्यूज को रखे रहोगे ना, तो जो चीज लिखी हुई रहती है मेमोरी पे रह जाती है, तो फिर तुम उसको मैम अच्छा। हाँ बोलो। मैम एक चीज पूछना है मैम, जैसे कि हम कोई भी टॉपिक अगर जैसे अगर हम जिस टॉपिक पे करना चाहते हैं तो उस टॉपिक को मैम किस पे डालें कि उसके रिलेटेड सारे आ जाए मैम? देखो जैसे तुम टॉपिक मुझे कुछ बताओ, थोड़ा सा बताओ, कुछ भी बोलो जो जैसे मैडम पॉपुलेशन के ऊपर मुझे लग रहा है कि मुझे करना चाहिए इस पे वर्क। पॉपुलेशन, अब देखो पॉपुलेशन एक वर्ड हुआ, जैसे तुमने पॉपुलेशन बोला तो तुम पॉपुलेशन पे स्टडी को, पॉपुलेशन को कैसे रोकोगी, कितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है या क्या काम करोगे, क्योंकि उसके बहुत सारे डायमेंशन है। अब केवल तुम पॉपुलेशन डालोगी वर्ड किसी भी गूगल पे तो कितनी सारी चीजें, लेकिन तुम्हें स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि तुम क्या चाहती हो, कि इस पर्टिकुलर एरिया में तुम ये चाहती हो कि पॉपुलेशन कैसे कंट्रोल किया जाए। जी मैं एग्जांपल दे रही हूँ तुम्हें, जैसे कोई लखीमपुर का है जिसने भी बताया, तो ये चाहती है कि इस एरिया में पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए कुछ वो ट्रेनिंग दे। लेकिन अब मैं ये कहूंगी कि सरकार तो इतना सारी योजनाएं चला रही है फैमिली प्लानिंग के लिए, और इतने सारे उसके तो क्या काम कर लोगी, समझ रही हो? जी जी तो मैम। उस हिसाब से मैं ये कहूंगी कि टॉपिक अच्छा नहीं है, क्योंकि तुम अगर पॉपुलेशन बर्थ कंट्रोल पे काम करना चाहती हो, अब तुम पॉपुलेशन पे दूसरा एस्पेक्ट ये भी हो सकता है कि जिस एरिया में तुम रह रहे हो वहाँ बहुत पिछड़ा इलाका है, तो वहाँ की तुम स्टडी करो किस चीज की, कि जो प्रेग्नेंट वीमेन है वो क्या डाइट खा रही हैं, और फिर उसको देखो कि उनके डाइट में किन चीजों की कमी है उनके आहार में, वो उसको जी पूरा करने के लिए कौन कौन सी चीजों को ले सकती है, उसका रेसिपी का तुम ग्रुप बना के डेमो दे सकती हो, फिर ओके। उसकी स्टडी कर सकती हो कि उनमें सुधार आया है कि नहीं। तो ये एक हुआ तुम्हारा रिसर्च का टॉपिक सिलेक्ट, इससे समाज को भी कुछ फायदा हुआ तुम्हारी स्टडी से, क्योंकि तुमने उन्हें कोई ट्रेनिंग दी है। जी तो मैम। आजकल जो रिसर्च के काम है उस पर इंटरवेंशन स्टडीज पे ज्यादा जोर दिया जाता है मैम कि बड़ा अगर हौच पौच रहता है, कभी समझ में आता है ये टॉपिक लें, कभी कभी हाँ लगता है बिल्कुल कि बिल्कुल, तो मैम इसलिए मतलब एक तरीके का जो होता है ना, स्थिरता नहीं आ पा रही है कि हाँ, मतलब तो कौन सा टॉपिक टॉपिक। सिलेक्शन तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैं कह रही हूँ ना कि जब तक रेफरेंसेस नहीं, रिव्यू नहीं इकट्ठा करोगे ना, तब तक तुम निष्कर्ष पे पहुंच ही नहीं पाओगे। मेरे अपने स्टूडेंट में देखती हूँ, मैं तो कहती 6 महीना रिव्यू इकट्ठा करो तुम, और पहले खुद पढ़ो, क्योंकि सुपरवाइजर तो अपनी देखो, हम अगर एक सुपरवाइजर, मेरे अंडर में 10 स्टूडेंट है, तो मेरा एक सोच का एक नजरिया अपना होगा, लेकिन अगर तुम स्टूडेंट हो, तुम अगर अपने टॉपिक पे अच्छे से स्टडी करोगे तो तुम ज्यादा इंटरेस्ट लेकर के काम करोगे, बजाय कि मेरे टॉपिक के। मैं यहाँ पे ये रोल प्ले कर सकती हूँ कि मैं तुम्हें चीजों को जिस डायरेक्शन में चलो वो गाइड कर सकती हूँ, लेकिन टॉपिक अपने इंटरेस्ट का लो, और टॉपिक बहुत स्पेसिफिक लो, टू द पॉइंट लो, बिल्कुल एकदम। अगर बिखराव वाला टॉपिक होगा तो रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं, इसलिए टॉपिक स्पेसिफिक होकर के लो। फिर कभी जरूरत पड़े तो हमसे कांटेक्ट करना, अपने मैडम से पूछ करके, तो जी फिर हम जब कुछ फाइनलाइज स्टेज में होंगे तो हम कुछ टिप्स दे देंगे, बता देंगे तुम्हें, है ना? थैंक यू तो मैम। हाँ, तो और मैम हाँ अगर बोलिए। मिलना चाहें आके आपसे तो मिल सकते हैं मैम? बनारस आना पड़ेगा ना मुझसे मिलने के लिए, तो यस ऑनलाइन का मैम, जमाना है, मैम ऑनलाइन बनारस मिल आते लेंगे। जाते रहते हैं हाँ मैम, हाँ तो हाँ, आके मिल सकते हैं। हाँ मिल लेंगे, मैं कॉलेज में मिलती हूँ, मिल लेंगे। मैम आप बीएचयू में पढ़ाती हैं क्या? बीएचयू का कॉलेज है वसंत कन्या महाविद्यालय, उसी में मैं प्रोफेसर हूँ, यस मैम। है ना? तो कभी अगर होगा तो वहाँ आके मिल सकते हो कॉलेज पे, मैम आते हैं बच्चे बहुत दूर दूर से मैम आते हैं। बस इतना थोड़ा दिमाग कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, डाटा मतलब हम लोग लेते हैं कभी तीन, कम से कम 7-8 बना लिए टॉपिक, मगर ये अभी लगता है कि कहीं। अभी सुपरवाइजर नहीं ना डिसाइड हुआ है तुम लोगों का? नो मैम। नहीं तो अब पता है, अपने अपने टॉपिक्स लिख के रखे रहो, और फिर जिसका जो सुपरवाइजर होगा ना, सुपरवाइजर भी अपने बच्चों को डायरेक्शन देते हैं कि किस पे आप काम करोगे। नहीं मैम, अभी हम लोगों से बोला गया है कि सिनॉप्सिस बनाने के लिए, तो सिनॉप्सिस तभी बनाएंगे जब हमारा मतलब टॉपिक सिलेक्ट होगा, तभी तो सिनॉप्सिस में हम बना पाएंगे। तुम्हारे सिनॉप्सिस चेंज करने का ऑप्शन रहता है क्या, कि अब फिर टॉपिक बदलना है तो बदल सकते हो बाद में? हाँ शायद मैम ऐसा है। सिनॉप्सिस अभी ये वैसे ही बनते हैं, बाद में क्लियर होता है, मतलब ये रहता है कि हम, एक ये रहता है कि हम इसी पे
करेंगे। उसी के उस दाएं बाएं कुछ काम थोड़ा होता चेंज हुआ हम कर। उसी पे बनाते हैं। एक्चुअली मैम अभी सिनॉप्सिस रिसर्च प्रपोजल बोला गया है कि आप लोग सेप के लास्ट तक आप लोग अपना अपना बना लें। मार्च में आपका एक प्रेजेंटेशन होगा, उसके बाद से आपको मतलब डिसाइड करना रहेगा। आपको सिर्फ एक रिव्यू लेने के लिए एक रिसर्च प्रपोजल मांगा गया है हम लोगों से। तो उसको बेटा रिसर्च प्रपोजल कोई भी बनाने के लिए तुम्हें पहले तो मेरे बार मैं कह रही हूँ रेफरेंसेस रेफरेंस और रिव्यू लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद इंट्रोडक्शन तुम्हें थोड़ा लिखना होगा। इंट्रोडक्शन के बाद तुम्हें ऑब्जेक्टिव अपने बहुत क्लियर तुम्हारे दिमाग में क्लियर होने चाहिए ऑब्जेक्टिव लिखने के बाद में फिर तुम्हें लिखना होगा उसका रिव्यू, फिर मेथोडोलॉजी लिखनी होगी, फिर आउटकम में भी क्या आ सकते हैं, मतलब जो काम कर रहे हो उसके क्या आउटकम आएंगे, फिर तुम ये दे सकती हो इस तरीके से। तो रिसर्च टॉपिक अपना डिसाइड करके और फिर सबसे पहला रिव्यू लिखो, उसको लिखो 10 बार लिखोगे बेटा तब एक बार लाइन पे आएगा, है ना। तो फिर कोई होगा कोई एडवाइस चाहिए होगी तो फिर अपने अपने सुपरवाइजर से पहले मिल लो, फिर मुझसे पूछ लेना, मैं कुछ गाइड कर दूंगी, बता पाऊंगी तुम लोग। ओके मैम, थैंक यू मैम। ठीक है बच्चे, चलिए थैंक्स अ लॉट मैम। इनकी तो इतनी जिज्ञासाएं हैं कि आप जैसा आदमी अभी खत्म ही नहीं कर पाएगा मुझे लग रहा है। हाँ चलिए, इट वाज वंडरफुल हियरिंग यू, बहुत अच्छा लगा। और हमें पूरी जो है आशा है, आशा ही नहीं बल्कि आई फुली जो बिलीव दैट माय स्टूडेंट मस्ट हैव गेन्ड अ लॉट टुडे बाय योर वैल्यूएबल वर्ड्स। और थैंक यू वंस अगेन, आई विल बी इन टच विद यू। और मैम आप ये हम आपको शाम को बात करते हैं, और ये रिकॉर्डिंग आप बस ऑफ कर दीजिएगा अपना वीडियो और ऑडियो, पर इसको लीव मत करिएगा, 15-20 मिनट ये कन्वर्जन पे रहती है। ठीक है। हाँ तो उसके बाद फिर आप इसको छोड़िएगा मीटिंग को, आप बाकी अपना काम करती रहिए, म्यूट कर दीजिए। ठीक है, चलिए ओके मैम, नमस्ते, थैंक यू। ओके बच्चों, ओके नमस्ते मैम। ओके थैंक यू मैम, मैम। ओके, थैंक यू मैम। नमस्ते नमस्ते मैम। नमस्ते बच्चों, नमस्ते।